गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड्स एंड स्कार्स के एपिसोड 81 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारी प्रिंसेस जो होती है वो वेव किंग को उसके बारे में बताती है कि इसका नाम टाक हिल भी है। तो हमारा वेव किंग कहता है कि मैंने कभी इसका नाम नहीं सुना, मुझे लगता है कोई नया वॉरियर होगा जो कि यहाँ पर अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहा है। फिर किसी बुढ़े खूसट जनरल की पूंछ पकड़कर घूमता रहता होगा ताकि उसका भी नाम हो सके। तो ये बात सुनने के बाद हिलटाक भी उसे कहता है कि लगता है कि तुमने यहाँ पर कभी ग्रेट मर्डरस वॉरियर के बारे में नहीं सुना, मुझे द ग्रेट मर्डरस वॉरियर कहते हैं, मैं हिवनली डीमन एसोसिएशन से हूं। तो ये बात सुनने के बाद वेव किंग कहता है क्या वाकई में तुम वो द ग्रेट मर्डरस वॉरियर हो? मैंने उसके बारे में काफी कुछ सुन रखा है कि वो एक बहुत ही खतरनाक वॉरियर है। अगर वाकई में इतना खतरनाक वॉरियर तो फिर तुम्हारा बाजू कैसे कटा? तो ये बात सुनने के बाद उसे कहता है कि तुम यहाँ पर आखिरी बार मेरा नाम सुन रहे हो क्योंकि अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। और इसी के साथ ही हिलटाक बीच होता है अपनी तलवार उठाकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि हमारा वेव किंग जो होता है अपनी तलवार से उसके अटैक को वहां पर ब्लॉक करता है। दोनों जब एक दूसरे के साथ तलवारें टकराते हैं वहां पर एक जबरदस्त धमाका आता है। दोनों वहां पर फाइट करते करते क्लिफ तक पहुंच जाते हैं, जहां पर क्लिफ के करीब पहुंचने के बाद हमारा वेव किंग उसकी बॉडी के ऊपर कट्स लग रहे होते हैं, यानी कि वो बुरी तरह जख्मी हो रहा था क्योंकि वहां पर लोग ज्यादा होते हैं और वो अकेला यहाँ पर उन सभी को मैनेज नहीं कर पा रहा होता। जहां तक कि उनमें से 3-4 जो होते हैं एक साथ अपनी तलवारें उसकी बॉडी के अंदर धंसा देते हैं। तो हिलटाक भी उसे कहता है कि तुम यहाँ पर अपने आप को वेव किंग कहते हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे स्किल्स जो है वो बहुत ज्यादा यूजुअल से हैं। इतने स्किल्स के साथ तुम कभी भी यहाँ पर अपने टारगेट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। तो वेव किंग को भी इस बार में समझ आ जाती है कि वो यहाँ पर लड़कियों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा और इसी के साथ लड़कियां भी काफी ज्यादा घबरा रही होती हैं। तो हिलटाक भी खुद आगे बढ़ता है, जाकर उसे कहता है गुड बाय और साथ ही वहां पर अपनी पाम टेक्निक में पावर को रिलीज करते हुए वेव किंग के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से वेव किंग जो होता है वो क्लिफ से नीचे गिर जाता है और गिरता हुआ सीधा जाकर पानी के अंदर डूब जाता है। तो टाक हिल भी कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हारा खेल तो खत्म हुआ, अब डोंग बैंग मुई तुम्हारी बारी है कमीने कहीं कि तुम यहाँ पर प्रिंसेस को बचाने के लिए तो जरूर आओगे। और इसी के साथ नेक्स्ट सीन जो होता है हमें एक रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है। वो रेस्टोरेंट जो होता है वो ड्रैगन मिलिट्री जहाँ पर कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसके रास्ते में होता है। जो लोग वहां पर जाकर रुकते हैं तो हमारे मास्टर बुक जो होते हैं वो जाकर ओनर से मिलते हैं और उसे कहता है कि हमें यहाँ पर रहने के लिए कुछ जगह चाहिए होगी, क्या तुम यहाँ पर हमारे लिए खाने और हमारे रहने के लिए बंदोबस्त कर सकते हो रूम्स का? तो बंदा उसे कहता है कि सर प्लीज माफ करिएगा, ये टैवरन बहुत ज्यादा छोटा और हमारे पास बहुत ही कम रूम थे और वैसे भी यहाँ पर आपसे पहले एक ग्रुप आ चुका है जिसने सारे के सारे रूम्स को बाई कर लिया है, हम लोग यहाँ पर आपको खाने के लिए कुछ दे सकते हैं। कैप्टन बोको से कहता है तो फिर मैं तो यहाँ पर लगता है कि और कुछ नहीं कर पाऊंगा अगर यहाँ पर सारे रूम्स पहले से बुक हैं, लेकिन क्या तुम यहाँ पर हमारे लिए खाने का बंदोबस्त कर सकते हो? हम तुम्हें यहाँ पर खाने का बंदोबस्त करने के काफी सारे पैसे दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर काफी सारे लोग हैं और हमारे रहने के लिए बंदोबस्त नहीं है। तो क्यों ना तुम यहाँ पर अपना ये कोर्टयार्ड हमें दे दो, हम लोग यहीं पर अपने टेंट्स लगा लेंगे, तुम्हें इस बात से कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ओनर उसे कहता है कि सर अगर यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं है तो आप यहाँ पर अपने टेंट्स लगा सकते हैं और खाने का बंदोबस्त हम लोग आपके लिए कर देंगे। अभी बाजार जाकर जल्दी से ग्रोसरीज खरीद लाता हूँ ताकि आप सभी लोगों के लिए खाना पकाया जा सके। तो मास्टर बुक उसे कहते हैं और साथ ही एक और रिक्वेस्ट है कि क्योंकि हमारे पास कुछ लड़कियां भी हैं तो क्या तुम यहाँ पर हमारे लिए 1-2 रूम स्पेयर करवा सकते हो ताकि उन लड़कियों को वो रूम दिया जा सके, बाकी सभी लड़के यहीं पर ग्राउंड पर ही सो जाएंगे। तो ओनर कहता है जी सर मैं इसका बंदोबस्त कर दूंगा। और इसी के साथ ही दूसरी तरफ दिखाते हैं कि हमारा वेव किंग जो होता है वो नदी के अंदर से बाहर निकलकर किनारे के ऊपर बैठा होता है और उसकी बॉडी के अंदर से ब्लीडिंग हो रही होती है क्योंकि उसकी बॉडी के तलवारें दंसी थी। तो अपनी बॉडी को वहां पर कपड़े के साथ बांध देता और कहता है कि मैं काफी ज्यादा लकी था जो यहाँ पर ग्रेट मर्डरस वॉरियर के हाथों से बचकर वापस आ गया, लेकिन उस कमीने की हिम्मत कैसे हुई? आखिर रिवल एसोसिएशन के लोग अब इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो गए कि वो लोग यहाँ पर म्यूरियम लेक के इलाके में आकर भी लोगों को किडनैप करना शुरू कर दिया है। मैं उस कमीने को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और साथ ही उसने ये भी कहा था कि वो डोंग बैंग मुई को मारना चाहता है, इसका मतलब यह है कि वो प्रिंसेस को फिलहाल के लिए जिंदा रखेगा और प्रिंसेस को जान से नहीं मारेगा। तो मुझे यहाँ पर उस डोंग बैंग मुई को जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा क्योंकि इस हालत में मैं जाकर प्रिंसेस को बचा नहीं सकता। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे डोंग बैंग का ही दिखाया जाता है कि हमारा सांगू जो होता है वो वहीं पर आराम से बैठा होता है जबकि बाकी के सभी लोग जो होते हैं वो तंबू लगा रहे होते हैं। सांगू कहता है मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, कब खाना आएगा? तो मास्टर बुक उसके पास आते हैं और उसे कहता है कि तुम एक सिर्फ और सिर्फ एक गार्ड हो, तुम्हें भी यहाँ पर उठकर सभी लोगों के साथ तंबू लगाने मदद करनी चाहिए, तुम यहाँ पर इतने आराम से कैसे बैठे हो? तुम्हारा सांगू से कहता है कि जाओ मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ, मैं यहाँ पर और क्या करूँ, यहाँ पर कुछ करने को भी नहीं है, किसी से फाइट भी नहीं हो। तो मास्टर बुक से कहता है अगर यहाँ पर तुम्हारे पास कुछ करने को नहीं है तो क्यों ना तुम जाकर इन सभी लोगों की मदद करवा दो ताकि इन सभी के तंबू लगवाए जा सके। तो हमारा सांगू से कहता है कि मैं तो ओपन में नहीं सो सकता, मुझे तो एक रूम चाहिए होगा, मैं तो रूम के अंदर ही जाकर सोने वाला हूँ। तो मास्टर बुक से कहते हैं क्या तुम यहाँ पर रूम में जाकर सोने वाले हो? तुम एक सिर्फ और सिर्फ एक गार्ड हो, हम सभी लोगों के साथ यहीं पर बाहर तंबू में ही सोओगे। तो सांगू से कहता है कि नहीं, मैं कभी भी यहाँ पर नहीं सोने वाला, जाओ जाकर मेरे लिए कोई खाली रूम देखो, ये तुम्हारा मसला है कि तुम यहाँ पर मुझे रूम का बंदोबस्त करके दोगे। तो मास्टर बुक वहीं पर खामोश हो जाते
जाता है, फिर साथ चलाकर उसे कहते हैं कि हाय तुम यहाँ पर अपने आप को समझते क्या हो, क्या तुमने सुना नहीं यहाँ पर और भी बहुत सारे गेस्ट आ चुके हैं जिन लोगों ने पहले से रूम्स को बुक कर लिया हुआ है। लड़कियों के लिए रूम को बुक करवाना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है, यानी लड़कियों के लिए भी रूम नहीं मिल पा रहा और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए यहाँ पर मैं एक एम्प्टी रूम ढूंढ कर निकालूंगा। क्या तुम्हें एक एम्प्टी रूम की जरूरत भी है? तुम सिर्फ और सिर्फ एक लो लेवल के गार्ड और तुम्हें यहाँ पर एक रूम चाहिए। तो सांगू उसकी बात सुनने के बाद अपना मुंह साइड के ऊपर घुमा लेता है, तो वहीं पर दिखाता है कि हिमालय एसोसिएशन का यंग मास्टर टाक इल वून जो होता है वो उस तरफ आगे बढ़ रहा होता है। तो उन लोगों से कहता है कि मास्टर बुक, मुझे लगता है कि आप लोग म्यूरम अलायंस से हैं। मास्टर बुक भी उसकी तरफ देखते हैं और साथ उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि अब तुम लोग कौन हो। तो उसी के साथ ही उसे अपने बारे में बताता है कि मैं हिमालय एसोसिएशन से आया हूँ, हिमालय डीमन एसोसिएशन से। इस बार की जो ड्रैगन मिलिट्री कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें मैं पार्टिसिपेट लेने के लिए जा रहा हूँ और मेरे साथी है। मैंने आप सभी लोगों के बारे में काफी कुछ सुना है कि म्यूरम लीग में काफी सारे बहुत सारे हीरोज हैं और आप भी यहाँ पर अपने साथ बहुत सारे हीरोज को लेकर इस बार की मिलिट्री कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं। तो मास्टर बुक उसे कहता है कि अच्छा तो तुम हिमालय इवल सेक्टर से हो, मुझे तुमसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई। और साथ ही उसे कहते हैं देखकर ही महसूस होता है कि तुमने अपनी जिंदगी में काफी सारी अचीवमेंट्स को हासिल किया है, यानी कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर लग रहे हो क्योंकि मुझे तुम्हारी काफी अच्छी और बेहतर एनर्जी महसूस हो रही है। तो ये बात सुनने के बाद हमारा यंग मास्टर वुंग जो होता है वो सोच रहा होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ खुद एक कैप्टन है और जहाँ पर मेरे सामने इस तरह से बात कर रहा है जैसे कि मैं कोई लो लेवल का बंदा हूँ, यानी कि या कोई सोल्जर हूँ मैं जहाँ पर हिमालय एसोसिएशन का यंग मास्टर हूँ। लेकिन इसके बावजूद ये मेरे सामने इस तरह से अकड़ कर कैसे बात कर सकता है या फिर इतनी फ्रीली कैसे बात कर सकता है। मुझे लगता है कि जानबूझकर मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है। तो इसी के साथ यंग मास्टर वुंग उसे कहता है कि तुमने मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी, मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत ही जल्दी दोबारा से अमन शांति होने वाली है क्योंकि तुम्हारी म्यूरम अलायंस दिन रात इसके लिए मेहनत कर रही है और हमारे जैसे यंगस्टर्स को भी सबसे काफी कुछ सीखने को मिल सकता है। तो मास्टर बुक उसे कहता है कि तुम यहाँ पर इस तरह की बात मत करो, मुझे लगता है कि तुम्हारी हिमालय इवल एसोसिएशन के स्किल्स भी काफी ज्यादा बेहतर है। तो इसी के साथ ही मिस डैंग चियोम जू जो होती है वो भी आगे बढ़ती है और उसे कहती है कि टाक किंग वोंग, मुझे लगता है कि तुम्हारा ग्रुप यहाँ पर इस होटल के अंदर रह रहा है तो यहाँ पर जितने भी रूम्स है वो सारे के सारे तुम्ही लोगों ने बुक करवा लिए हैं, तो मुझे भी तुमसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई। उसे अपने बारे में बताती है। जबकि यंग मास्टर वुंग जो होता है उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था देखो तो जरा इस कमीने की हिम्मत भी कितनी ज्यादा बढ़ गई है, लगता है कि इसके साथ भी कोई यहाँ पर पावरफुल बैकग्राउंड है जिसकी वजह से यहाँ पर मेरे सामने इस तरह से बात कर रही है। और इसी के साथ ही वो सभी लोग एक दूसरे की तरफ घूर कर देखते हैं। फिर साथ ही यंग मास्टर वुंग जो होता है उसे कहता है कि मेरे लिए तो ये बहुत ही बड़ी आनंद की बात है कि मैं यहाँ पर म्यूरम लीग की मिलिट्री एडवाइजर से बात कर पा रहा हूँ। तो मिलिट्री एडवाइजर मिस डैंग उसे कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारे कंट्रीब्यूशन की वजह से हुआ है क्योंकि तुम लोगों ने भी यहाँ पर बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर ये सब कुछ कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर तुम्हारे डिसिपल्स भी इस ड्रैगन मिलिट्री कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले पा रहे हैं। अब जबकि हिमालय डीमन एसोसिएशन के लोगों ने यहाँ पर अपनी टीम को भेजा है ड्रैगन मिलिट्री कॉन्फ्रेंस के लिए, तो मुझे लगता है कि हमें इसके काफी ज्यादा अच्छे नतीजे मिलने वाले हैं। इस मीटिंग में से काफी कुछ मिलेगा और ऊपर से यहाँ पर हिमालय डीमन एसोसिएशन ने अपने यंग मास्टर को भेजा है, इसका मतलब यह है कि उनका फ्यूचर भी सिक्योर है। तो ये बात सुनने के बाद हमारा वुंग जो होता है वो भी से कहता है कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इतनी ज्यादा तारीफ करने के लिए, वैसे मैं इतनी तारीफ के लायक नहीं हूँ। जबकि बीच में हमारा सांगू बोल पड़ता है और कहता है कि तुम लोग कब तक यहाँ पर इस तरह की बकवास बातें करते रहोगे। तो ये बात सुनते ही वहाँ पर यंग मास्टर वुंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तुम्हारा सांगू कहता है कि मेरे कहने का मतलब यह है कि कब तक तुम दोनों यहाँ पर तुम तीनों ही बल्कि एक दूसरे के सामने अपने सर झुकाते रहोगे और साथ ही यहाँ पर एक दूसरे के सामने इस तरह की बातें करते रहोगे कि तुमने अच्छा किया और मैंने अच्छा किया और तुमने अच्छा किया। तो ये बात सुनते ही मास्टर बुक उसे कहता है कि अब तुम्हें इस बात से क्या मसला हो सकता है। सांगू कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें डायरेक्टली पॉइंट भी बात पर आना चाहिए क्योंकि इन लोगों ने पहले से सारे के सारे रूम्स को बुक कर लिया है, तो डायरेक्टली यहाँ पर इनसे कहो ना कि हमें कुछ रूम खाली करके दे दे ताकि हमारी लड़कियां और मैं जाकर रूम में सो सकूं और साथ ही में कुछ खाने को दे दे। नहीं, लेकिन तुम लोगों को तो यहाँ पर पहले ग्रीट करने की पड़ी हुई है एक दूसरे के साथ, कभी बार बार यहाँ पर कहते हो कि तुम अच्छे हो और मैं अच्छा हूँ, कभी तुम अच्छे हो तो कभी मैं अच्छा हूँ, बार बार सिर्फ एक ही बात किए जा रहे हो, यहाँ पर सीधे सीधे काम की बात क्यों नहीं करते। तो मिस डैंग और साथ में मास्टर बुक दोनों उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तो मास्टर बुक कहते हैं कि आखिर हम इस बेवकूफ को अपने साथ लेकर ही क्यों आए हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 81 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड्स एंड स्कार्स के एपिसोड 82 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड भी हमने देखा था कि मां सांगू लोगों से कहता है कि क्यों ना तुम लोग इस लड़के से डायरेक्टली यहाँ पर बात करो कि हमें कुछ रूम खाली करवा के दे दे और साथ ही कुछ खाने का बंदोबस्त हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि तुम लोग यहाँ पर अपना टाइम जाया कर रहे हो, बार बार एक ही बात क्या करके हमें तुमसे मिलकर अच्छा लगा, हमें तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तो ये बात सुनती मास्टर बुक कहता है कि बेवकूफ को लाना जरूरी था क्या। और इसी के साथ यंग मास्टर वुंग वहां पर सोच रहा था है कि ये तो काफी ज्यादा यूनिक बंदा लगता है। जहां पर बाकी के सभी लोग खड़े हैं, मिलिट्री एडवाइजर खड़ा है,
गार्ड साथ ही मास्टर बुक खड़े हैं, वहां पर ये लड़का बैठा हुआ है। लगता है कोई बहुत ही पावरफुल मास्टर लगता है जो यहाँ पर इतने आराम से बैठकर बातें कर रहा है और ऊपर से यहाँ पर इतनी बदतमीजी के साथ बात कर रहा है, लेकिन कोई भी इसकी बात को माइंड नहीं कर रहा। साथ ही उसके साथ वहां पर रेड गॉब्लिन खड़ा होता है तो वो कहता है कि इसके साथ एक मार्शल आर्टिस्ट खड़ा है जो काफी ज्यादा पावरफुल लगता है कि ये लोग जो है इसके साथ ही हैं, इसी वजह से तो यहाँ पर इसको प्रोटेक्शन देने के लिए इसके पास खड़े हैं। मुझे वाकई में अब शक हो गया है कि ये कोई बुढ़ा मास्टर है जो कि यहाँ पर जवानी की हालत में यहाँ पर बैठा हुआ है, यानी कि बेस बदलकर यहाँ पर बैठा हुआ है। लगता है कि ये कोई आम इंसान बिल्कुल भी नहीं है। इसी के साथ ही सांगू जो होता है वो यंग मास्टर से कहता है कि तुमने यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले अपना कुछ नाम बताया था, टाक जैसा ऐसा कुछ नाम बताया था ना। तो वो कहता है कि हाँ मेरा नाम टाक इन वोंग है। तो हमारा सांगू से कहता है कि मेरा नाम डोंगबुंग मुई है और इसी के साथ ही वहां पर वोंग सोच रहा होता है कि डोंगबुंग मुई, मैंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना। और इसी के साथ ही सांगू से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी पार्टी जहाँ पर पहले आई थी तुमने सारे के सारे रूम्स को बुक कर लिया है। हाँ यही असूल है कि जो भी यहाँ पर पहले आता है उसे पहले मिलता है, लेकिन क्या तुम यहाँ पर हमारे लिए थोड़ा सा तरस खाकर हमें कुछ रूम्स खाली करके दे सकते हो? हमारे पास कुछ लड़कियां हैं जिनको यहाँ पर रूम्स की जरूरत है, वो यहाँ पर खुले में नहीं सो सकती। तो ये बात सुनने के बाद वो लड़का वोंग सोच रहा होता है कि मुझे लगा था कि एक हाई लेवल का मार्शल आर्टिस्ट है। अगर ये एक हाई लेवल का मार्शल आर्टिस्ट नहीं होता तो उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि ये यहाँ पर हिमालय एसोसिएशन के यंग मास्टर के सामने इस तरह से कॉन्फिडेंट के साथ बात कर सकता। तो इसी के साथ यंग मास्टर उनसे कहता है कि मैं तो खुद भी यहाँ पर तुम लोगों से यही कहने के लिए आया था। सांगू से कहता है कि क्या क्या कहने के लिए आया था, क्या तुम यहाँ पर अपने रूम्स हमारे साथ शेयर करोगे? तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, हम लोग कोई स्ट्रेंजर्स थोड़ी हैं, हम लोग हिमालय डीमन एसोसिएशन से और तुम लोग म्यूरियम लीग से हो, यानी कि हम लोग यहाँ पर एक ही इलाके में रहते हैं, तो फिर क्यों ना हम लोग यहाँ पर अपने रूम्स एक दूसरे के साथ शेयर करें। हम लोग यहाँ पर तुम्हें रूम्स देंगे, काफी सारे रूम्स हैं जहाँ पर मैं अपने सोल्जर्स को बाहर भेज दूंगा और तुम लोग उन रूम्स में जाकर अपनी लड़कियों को सुला सकते हो। सांगू काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर ये बात काफी ज्यादा अच्छी लगी, अब मैं यहाँ पर बड़े आराम से सो सकता हूँ, मुझे यहाँ पर खुले में सोना बिल्कुल पसंद नहीं है। साथ ही वो उसकी तारीफ भी करता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम अपनी लाइफ में काफी कुछ अचीव करोगे, अगर तुम इसी तरह से यहाँ पर दूसरों का भला करते रहे तो लाइफ में तुम्हें काफी कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी। तो टाकिंग वुंग जो है वहां पर चुपचाप खड़ा होता है, जब किसी के साथ ही सांगू पीछे की तरफ मुड़ जाता है। जब वो वहां पर से जाने लगता है तो इसी के साथ ही वुंग कहता है कि मुझे लगता है कि ये बहुत ही पावरफुल कोई मास्टर है, और साथ ही उसे कहता है कि प्लीज यहाँ पर मुझे एक बात तो बताएं, मैं यहाँ पर आपका नाम जो है वो याद नहीं कर पा रहा, तो क्या आप मुझे निकनेम बता सकते हैं कि आपका निकनेम क्या है? क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई निकनेम तो आपका जरूर होगा, ग्रेट मास्टर, मुझे लगता है आपका निकनेम यहाँ पर कोई बहुत ही खास होने वाला है। तो सांगू वहीं पर रुकता है और कहता है कि निकनेम वो क्या होता है? तो ताकि वो उनसे कहता है क्या तुम्हारा कोई निकनेम नहीं है? मुझे तो यहाँ पर तुम्हारे निकनेम के बारे में नहीं पता, डोंगबुंग मुई का नाम मैंने पहले कभी सुना नहीं है, इसी वजह से मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या फिर कौन से ग्रुप के मेंबर हो? तो सांगू कहता है कि मेरे पास कोई निकनेम नहीं है। तो ये बात सुनते ही वुंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तो सांगू कहता है कि अब यहाँ पर एक निकनेम की जरूरत किसको पड़ती है, मुझे यहाँ पर निकनेम की जरूरत भी नहीं है। तो वुंग इस बात से और भी हैरान हो जाता है और कहता है क्या मैं यहाँ पर इसके बारे में गलत था, क्या ये कोई बुढ़ा मास्टर नहीं है? क्योंकि अगर ये कोई बुढ़ा मास्टर होता तो इसका निकनेम जरूर होता। साथ ही वो कहता है लेकिन मैंने म्यूजियम में बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में सुना है जो कि बहुत ही बड़े बड़े मॉन्स्टर्स हैं, यानी कि बुढ़े मास्टर्स हैं जो कि यहाँ पर छुपे हुए हैं और कभी भी अपने आप को दुनिया के सामने नहीं लेकर आते। वो हमेशा छुपकर काम करते हैं और अपना नाम और अपना निकनेम किसी को भी नहीं बताते। मुझे लगता है कि ये भी उन्हीं मास्टर्स में से एक मास्टर हो सकता है जो अपना नाम किसी को बताना नहीं चाहता, इसी वजह से अपना रियल नेम यहाँ पर यूज कर रहा है। तो सांगू से कहता है कि निकनेम की अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर एक निकनेम मिलना चाहिए। तो इसी के साथ ही मैं शिनू से कहती है कि हाँ मुझे लगता है कि तुम्हें भी यहाँ पर एक निकनेम मिलना चाहिए, लेकिन क्योंकि अभी तुम यहाँ पर बिल्कुल न्यू हो और तुमने अभी भी यहाँ पर म्यूजियम में अपनी डाक बताना स्टार्ट किया, क्योंकि अभी ज्यादातर लोगों को तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन जैसे जैसे तुम यहाँ पर पुराने होते जाओगे, जैसे जैसे तुम नई अचीवमेंट्स को हासिल करोगे, लोग तुम्हें यहाँ पर निकनेम देना शुरू कर देंगे। तो ये बात सुनने के बाद वुंग हैरान होकर सोच रहा होता है कि क्या इसने यहाँ पर ये कहा कि तुमने अभी भी यहाँ पर स्टार्ट किया, इसका मतलब यह कि ये कोई बुढ़ा मास्टर नहीं है। तो हमारा सांगू कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर निकनेम होना ही चाहिए, जैसे कि यहाँ पर मेरे दोनों गार्ड, जैसे कि एक का डेथ रीपर और दूसरे का रेड गॉब्लिन है, इसी तरह मेरा भी तो एक निकनेम होना चाहिए। तो डेथ रीपर उसे कहता है कि पास में जब मैं एक असैसिन हुआ करता था उसे उस वक्त मुझे जज ऑफ डेथ एंड लाइफ कहा जाता था, लेकिन उसके बाद जब मैं तुम्हारे फादर से मिला तो उस वक्त से मुझे डेथ रीपर का नाम दे दिया गया, तो अब से मैं यहाँ पर डेथ रीपर के नाम से जाना चाहता हूँ। हमारा वुंग जो होता है जब सुनता है कि इसका नाम तो डेथ रीपर है तो वो कहता है कि इसके बारे में तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, ये महान असैसिन है जिसे गोजिन को मारने के लिए भेजा गया था, यानी कि यहाँ पर इसने बहुत सारे ऐसे कारनामे किए जिसकी वजह से इसे याद रखा गया है। इसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि 10 ब्लड्स में से एक मास्टर जो थे वो वहां पर इसको मारने के लिए गए थे। मास्टर बाय रियोंग अपनी आर्मी अपने स्क्वाड को लेकर जब वहां पर से मिलिट्री एडवाइजर को किडनैप करने के लिए लेकर गए थे, डेथ रीपर ने उस पूरी की पूरी टीम और 10 ब्लड में से मास्टर बाय रियोंग दोनों को मार डाला था। तो सांगू कहता है कि मुझे यहाँ पर इस तरह का कोई नाम चाहिए जो कि बहुत ज्यादा फैंसी हो। सेक्टर के लीडर ने एक बार मुझे कहा था कि मैं द बेस्ट इनविंसिबल गार्ड हूँ, लेकिन इसके बावजूद मुझे ये वाला नाम ज्यादा पसंद नहीं है। तो वुंग उसकी बात सुनने के बाद और भी हैरान होकर कहता है क्या तुमने अभी भी यहाँ पर क्या कहा कि तुम एक गार्ड हो? तो सांगू कहता है कि हाँ मैं
बस यहाँ पर एक गार्ड हूँ, मैं बैक डोर के ऊपर एक गार्ड हूँ, सिर्फ गार्ड नहीं बल्कि द बेस्ट इनविंसिबल गार्ड। तो वोंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना, मैं यहाँ पर तुम्हें पहचान नहीं पा रहा, क्या तुम मुझे अपनी एज बता सकते हो कि तुम्हारी इस वक्त एज कितनी है। तो सांगू कहता है कि तुम मेरी एज क्यों जानना चाहते हो। अच्छा ठीक है बता ही देता हूँ, मेरी एज 21 है। तो जैसे वो उसे 21 कहता है तो ये बात सुनने के बाद बेचारा यंग मास्टर शर्मिंदा हो जाता है, क्योंकि यंग मास्टर की एज के बराबर ही उसकी भी एज है। तो इसी के साथ ही मास्टर बुक की तरफ वो देखता है, मास्टर बुक भी उसकी तरफ देखता है। तो वो शर्मिंदा होकर कहता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। मास्टर बुक उसे कहता है कि प्लीज माफ करना, ये हमारे बैक डोर का गार्ड है, यानी कि वहां पर गार्ड की ड्यूटी करता है, लेकिन अब इसे यहाँ पर बॉडीगार्ड बनाकर भेजा गया है। तो इस बात से वो और भी ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। तो मास्टर बुक उसे कहते हैं इसे यहाँ पर एस्कॉर्ट का काम दिया गया है, हमारे म्यूरम लीग के जो लीडर हैं उन्होंने यहाँ पर इसको ये वाला काम दिया है, लेकिन प्लीज इसकी बातों को इग्नोर करना, क्योंकि इसने जब बचपन में ये जंगल में पला बढ़ा है, इसी वजह से यहाँ पर लैंग्वेज की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई, जिसकी वजह से बात करने का तरीका नहीं है, ये सभी से इसी तरह से बात करता है। और वो इस बात से और भी ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है कि यहाँ पर वो एक गार्ड से यहाँ पर इस तरह से बहस कर रहा था, हालांकि वो ह्यूमनली डीमन एसोसिएशन का यंग मास्टर है, और एक गार्ड उसके सामने इस तरह से बातें कर गया जैसे कि वो उसका दोस्त या फिर उससे लोअर हो। सांगू से कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ पर कोई बुढ़ा कूसड़ हूं जो यहाँ पर जवानी के बेस में तुम्हारे सामने खड़ा हूं। तो इसी के साथ सांगू वहां से पीछे मुड़ जाता है। जब सांगू वहां से जा रहा होता है तो मास्टर बुक उसे कहते हैं कि प्लीज यहाँ पर इसके बिहेवियर को टॉलरेट करो, सिर्फ और सिर्फ मैं और मिलिट्री एडवाइजर नहीं बल्कि ये तो यहाँ पर म्यूरम लीग के अलायंस लीडर जो है उनके साथ भी इसी तरह से बदतमीजी से बात करता है, लेकिन वो लोग भी यहाँ पर इस बात को इग्नोर करते हैं, कोई भी इसकी बात का बुरा नहीं मनाता। तो वो उसे कहता है कि आखिर क्यों यहाँ पर कोई इसकी बात का बुरा नहीं मनाता। तो मास्टर बुक उसे कहता है वो इसलिए क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक बैकडोर गार्ड है, लेकिन इसके बावजूद इसके लिए जो टाइटल दिया गया है बेस्ट इनविंसिबल गार्ड का, वो वाकई में इसके ऊपर सूट करता है। यहां तक कि अलायंस लीडर खुद कहते हैं कि इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट गार्ड हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा, इसके स्किल्स जो है वो तुम्हारे स्किल से भी ज्यादा बेहतर होंगे। अगर तुम यहाँ पर अभी इससे फाइट करो तो मैं भी यहाँ पर तुम्हें ये तो कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम इससे जीत नहीं पाओगे, तुम इससे फाइट में हार जाओगे। तो वो चलाकर कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम यहाँ पर बकवास किए जा रहे हो, इनविंसिबल का नाम ऐसे कैसे कौन आपको कोई गार्ड अपने ऊपर नहीं ले सकता, इनविंसिबल का नाम सिर्फ और सिर्फ किसी इनविंसिबल किसी महान मार्शल आर्टिस्ट मास्टर को दिया जा सकता है, और तुम लोगों ने यहाँ पर दो नाम यानी बेस्ट और इनविंसिबल का टाइटल जो है वो एक सिर्फ और सिर्फ बैकडोर गार्ड को दे दिया है। मास्टर बुक उसे कहता है कि तुम्हें इस बात के ऊपर शक हो सकता है, लेकिन हम में से किसी को भी इस बात के ऊपर कोई भी शक नहीं है कि ये बेस्ट इनविंसिबल गार्ड है, क्योंकि हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, हमने इसके कारनामे देखे, इसी वजह से हमें इस बारे में अच्छी तरह से पता है। वो उसकी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वो यहाँ पर एक गार्ड से इतनी सारी बातें सुनने के बाद यानी कि एक गार्ड ने उससे इतनी बदतमीजी से बात कर ली और वो यहाँ पर से चुपचाप तो नहीं जाने वाला। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 82 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग वुंग और सांगू की फाइट देखेंगे। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, स्वर्ड्स एंड स्कार्स के एपिसोड 83 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था कि वुंग जब वहां पर सुनता है कि सांगू की इतनी तारीफें हो रही हैं और उसे इनविंसिबल गार्ड कहा जाता है तो इस बात से काफी गुस्सा हो रहा था, क्योंकि इनविंसिबल का टाइटल ऐसी तो किसी को नहीं दिया जा सकता। तो हमारे जो मास्टर बुक होते हैं वो से कहता है कि प्लीज यहाँ पर मेरी बातों को यहाँ पर गुस्से मत करना मेरी बातों का, क्योंकि ये सारी बातें मैंने नहीं बल्कि हमारी म्यूरम लीग के जो अलायंस लीडर है उन्होंने कही थी, वो ये सारी बातें कह चुके हैं और उन्होंने यहाँ पर इसे इनविंसिबल का टाइटल दिया है। तो टाकिल वुंग कहता है कि मुझे ये सारी बातें बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक सिर्फ और सिर्फ बैकडोर का गार्ड जो है वो इनविंसिबल हो और तुम यहाँ पर उसे बेस्ट का भी टाइटल दे रहे हो। तो वुंग से सॉरी मास्टर बुक उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, तो वो कहता है कि मुझे यहाँ पर इस बात को खुद से कंफर्म करना होगा। तो इसी के साथ ही मास्टर बुक कहता है कि अच्छा ठीक है तुम यहाँ पर इसको कंफर्म करके देख सकते हो। और इसी के साथ ही हमारा जो वुंग होता है अपनी तलवार निकालता सांगू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जबकि मास्टर बुक उसे कहता है कि तुमने तलवार उठाई तो उसके बाद जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। लेकिन वुंग जो होता है वो इस बात को कंफर्म करने के लिए खुद से आगे बढ़ता है और जाकर अपनी तलवार के साथ हमारे सांगू के ऊपर अटैक कर देता है। तो सांगू जो होता है पीछे की तरफ घूमता है, लेकिन इससे पहले वहां पर अटैक्स जो होते हैं ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर बीच में डेथ रीपर और हमारा रेड गॉब्लिन दोनों बीच में आ जाते हैं और आकर उसके अटैक्स को ब्लॉक कर देते हैं। तो उसी के साथ ही वो लोग कहते हैं कि इस बात का क्या मतलब था, क्या तुम यहाँ पर हमारे यंग मास्टर के ऊपर अटैक करना चाहते हो। तो वो कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, आखिर ये दोनों यहाँ पर क्या इसके बॉडीगार्ड हैं, एक गार्ड को दो बॉडीगार्ड की जरूरत कैसे पड़ सकती है। इसी के साथ ही वो दोनों से कहता है कि मैं तुम दोनों के बारे में काफी कुछ सुन रखा है, तो बाउंटी हंटर रेड गॉब्लिन और रेड रीपर प्लीज यहाँ पर मेरे रास्ते से साइड के ऊपर हटो, मुझे यहाँ पर इस लड़के की पावर्स को कंफर्म करना है। आज यहाँ पर इस तरह के एक बैकडोर गार्ड को इनविंसिबल और बेस्ट का टाइटल कैसे दिया जा सकता है, मुझे सिर्फ और सिर्फ उससे फाइट करके चेक करना है, लेकिन तुम लोग यहाँ पर बीच में मत आओ। तुम लोगों का इस लड़के के साथ रिलेशनशिप क्या है जो कि तुम लोग यहाँ पर बीच में पढ़कर मेरे टैग को ब्लॉक कर रहे हो। तो रेड गॉब्लिन से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें इस बार में क्यों बताऊं कि मेरा इस लड़के के साथ क्या रिलेशनशिप है, तुम होते कौन हो मुझसे पूछने वाले। तो वो वहां पर चुपचाप खड़ा होता है कि अब यहाँ पर
इसे बताएगा या नहीं, लेकिन डेथ रीपर आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि सीधा सीधा उसे क्यों नहीं कहते कि तुम यंग मास्टर के हेंचमैन हो, यानी कि तुम उसके एक टपोरी हो। तो ये बात सुनने के बाद हमारा रेड गॉब्लिन चलाकर उसे कहता है किसने कहा कि मैं उसका हेंचमैन हूं, तुम उसके हेंचमैन हो, मैं उसका हेंचमैन नहीं हूं। जबकि डेथ रीपर उसे कहता है नहीं, तुम उसके हेंचमैन हो, तुम उसके हेंचमैन नहीं हो तो फिर बताओ कि तुम हर वक्त उसके पीछे पीछे क्यों घूमते रहते हो, हर जगह पर जहां पर वो जाता है तुम उसके पीछे क्यों जाते हो, क्या तुम नहीं जाते। तो रेड गॉब्लिन कहता है हाँ मैं जाता हूं। तो डेथ रीपर उसे कहता है अगर जाते हो तो फिर इसका मतलब यह है कि तुम उसी के एक पालतू टपोरी हो, यानी कि तुम उसके गुंडे हो या फिर तुम इसे हेंचमैन ही कह सकते हो। तो इसी के साथ ही डेथ रीपर उसे कहता है कि हालांकि जहां पर यंग मास्टर तुम्हें बिग ब्रदर कहकर पुकारते हैं, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए तुम यहां पर अपनी वॉइस को कम रखा करो, हमारे यंग मास्टर के सामने ऊंची आवाज में बात मत किया करो और साथ ही मेरे सामने भी ऊंची आवाज में बात मत किया करो। स्टेटस के लिहाज से तुम हम सभी में से सबसे लो लेवल पर हो। तो रेड गॉब्लिन कहता है क्या मैं यहां पर सबसे लोएस्ट क्यों हूं, तुम यहां पर सबसे लोएस्ट क्यों हो, तुम यहां पर अपने आप को हाई रैंक कैसे कह सकते हो। तो डेथ रीपर उसे कहता है कि सबसे फर्स्ट नंबर पर मिलेडी शिन आती है, उसके बाद मैं आता हूं और उसके बाद तुम आते हो, यानी कि तुम सबसे लो लेवल पर हो। तो रेड गॉब्लिन कहता है कि यहां पर रैंकिंग्स किसने बनाई है और कौन यहां पर रैंकिंग्स को डिसाइड कर रहा है। तो डेथ रीपर उसे कहता है कि हमें यहां पर इस चीज को डिसाइड करने की जरूरत है, अगर हम लोग अभी यहां पर फाइट करें तो यहां पर पता चल जाएगा कौन यहां पर बेहतर है। लास्ट टाइम मैंने तुम्हें फाइट में हरा दिया था और ऊपर से तुम्हारी टेक्निक्स बहुत ज्यादा बकवास है, तुम सिर्फ और सिर्फ एक बॉडी बिल्ड वाले सिर्फ एक कमजोर इंसान हो। तो ये बात सुनते ही हमारा रेड गॉब्लिन गुस्से के साथ चिल्लाकर उसे कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ यंग मास्टर की वजह से होल्ड बैक कर रहा हूं, वरना मैं यहां पर अभी तुम्हें मार डालता। अपनी तलवार निकालो, हम लोग अभी यहां पर फाइट करके डिसाइड करते हैं कौन किससे बेहतर है। तो डेथ रीपर उससे कहता है क्या तुम्हें लास्ट टाइम वाली याद नहीं है, लास्ट टाइम मैंने यहां पर तुम्हें बुरी तरह से हराया था और उसके बाद अब तुम फिर से यहां पर मुझसे फाइट करना चाहते हो, तुम फिर से यहां पर हारोगे और फिर से शर्मिंदा हो जाओगे। जबकि मां सांगू दोनों के बीच में आता और कहता है कि तुम दोनों यहां पर आपस में क्यों लड़ना शुरू कर दिया है, अगर तुम दोनों के पास और कोई काम नहीं है तो जाओ जाकर साइड के ऊपर जाकर कहीं पर लड़ो, मुझे इस मसले को खत्म करके जल्दी से रेस्ट करने के लिए भी जाना है। तो इसी के साथ डेथ रीपर जो होता है अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ता और कहता है जी मास्टर मैं यहाँ पर इस काम को जल्दी खत्म करूंगा। तो मां सांगू से कहता है मैंने यहाँ पर कहा कि अंदर जाओ जाकर रेस्ट करो, मैंने ये नहीं कहा कि जाकर इस लड़के को मार डालो। तो इसी के साथ ही डेथ रीपर जो होता है वो पीछे हट जाता है, जबकि हमारा रेड गॉब्लिन से कहता है तो इस बंदे का क्या करे जिसने तुम्हारे पर अटैक करने की कोशिश की है। तो वो बेचारा वहां पर सोच रहा था क्या ये लोग यहाँ पर मुझे मारने के बारे में सोच रहे हैं। तो मां सांगू आगे बढ़ता जाकर बड़ी तमीज के साथ से कहता है प्लीज मुझे माफ कर देना, बचपन में मुझे यहाँ पर इस तरह की टीचिंग्स नहीं दी कि किसके साथ किस तरह से तमीज से बात करना है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम एक यंग मास्टर हो, तुम्हारे साथ तमीज से बात की जाए, लेकिन मुझे यहाँ पर तमीज से बात करना आता नहीं है, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर देना मेरे बिहेवियर के लिए। हमारे सांगू के दोस्त जो होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि सांगू यहाँ पर बड़ी तमीज के साथ बात कर रहा है। तो इसी के साथ ही हमारा सांगू कहता है कि अब जबकि मैंने तुमसे माफी मांग ली है तो मुझे काफी ज्यादा भूख लग रही है और मुझे रेस्ट भी कर दिया, तो अब मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ। तो जैसे सांगू वहां पर जाने लगता है तो वुंग चलाकर उसे कहता है कि यहीं पर रुक जा। तो सांगू रुक जाता है और उसे कहता है कि आप बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे फाइट करना चाहता हूँ, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुमने मुझसे किस तरह से बात की, किस एटीट्यूड में बात की, मुझे ये देखना है कि यार तुम्हारे जैसा एक बैकडोर गार्ड अपने नाम के साथ यहाँ पर यानी अपने टाइटल में इनविंसिबल और बेस्ट का टाइटल कैसे ऐड कर सकता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ वॉरियर्स के लिए होता है, मार्शल आर्टिस्ट के लिए होता है। रेड गॉब्लिन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बैटल किए बिना ये बंदा मानने वाला है। तो जियोन भी कहता है कि हाँ मुझे भी लगता है कि इसे यहाँ पर फाइट ही करनी होगी, लेकिन इसकी एनर्जी मुझे कुछ अनयूजुअल सी लगती है। तो रेड गॉब्लिन कहता है कि मुझे लगता है कि इन लोगों की कुछ हिडन इंटेंशन है, यानी कि ये लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि इन लोगों को यहाँ पर हमसे फाइट नहीं करनी चाहिए, ये लोग भी हमारी तरह ही ड्रैगन मिलिट्री कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए जाने वाले, अगर वहां पर जा रहे हैं तो फिर यहाँ पर हमसे फाइट क्यों करने वाले हैं। तो इसी के साथ डेथ रीपर जो होता है वो रेड गॉब्लिन की तरफ घूर कर देखता है। तो रेड गॉब्लिन कहता है कि अब तुम मेरी तरफ यहाँ पर इस तरह से घूर कर क्यों देख रहे हो। तो डेथ रीपर उसे कहता है मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि तुमने यहाँ पर इनके पास से कुछ पैसे ठगे होंगे और उसके बाद ये लोग यहाँ पर तुमसे बदला लेने के लिए यहाँ पर आए हैं, क्योंकि तुम तो यहाँ पर एक मनी गोस्ट के नाम से भी जाने जाते हो, क्योंकि तुम यहाँ पर लोगों के पास से बहुत सारे पैसे ठग लेते हो बाउंटी हंटिंग के नाम पर। तो ये बात सुनते बेचारा जो रेड गॉब्लिन होता है फिर से शर्मिंदा हो जाता है, साथ चलाकर उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर मुझे अपना टारगेट क्यों बना लिया है, तुम बार बार यहाँ पर मेरी बात क्यों कर देते हो, कहीं बुड्ढे घुसट कहीं के तुम पागल तो नहीं होगे, क्या तुम मरना चाहते हो। अच्छा ठीक है, अगर मरने का शौक है तो फिर आओ साइड पर चलते हैं। तो सांगू फिर से उनसे कहता है कि यार तुम दोनों यहाँ पर फिर से क्यों लड़ना शुरू कर देते हो, जल्दी से साइड के ऊपर हटो, मुझे यहाँ पर इस यंग मास्टर से बात करने दो। तुम्हारा सांगू वापस आकर यंग मास्टर वुंग के सामने खड़ा जाता है और उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर तुमसे माफी मांगी, लेकिन तुम यहाँ पर मेरी माफी को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो, लगता है कि तुम इस तरह से बिल्कुल भी नहीं मानने वाले, बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। तो उसी के साथ ही वो कहता है कि मेरे सामने इस बात को प्रूव करो कि तुम वाकई में यहाँ पर इनविंसिबल और बेस्ट हो, यानी कि तुम्हारा टाइटल जो है वो तुम्हें सूट करता है या नहीं। तुम्हारा सांगू कहता है और वो कैसे होगा। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर अपने सोल्जर्स के साथ, मैं अपने साथ जो टीम लेकर आया हूँ, हमारी 10 स्ट्राइक्स को तुम्हें फेस करना होगा, अगर तुम यहाँ पर हमारी 10 स्ट्राइक्स को फेस कर लेते हो तो उसी के बाद हम लोग यहाँ पर तुम्हें एक्नॉलेज करेंगे और हम तुम्हें यहाँ पर से जाने देंगे। तुम्हारा सांगू कहता है कि अच्छा तो मुझे यहाँ पर 10 स्ट्राइक्स को फेस करना होगा, इतना तुम्हारे लिए काफी रहेगा क्या, मेरे लिए अपने आप को साबित करने के लिए तुम्हारे लिए इतना काफी रहेगा। तो वो कहता है कि हाँ
आज यहाँ पर इतना काफी रहेगा अगर तुम यहाँ पर हमारी 10 स्ट्राइक्स को फेस कर लेते हो। तुम्हारा सांगू कहता है तो ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारी इस बात को मान लेता हूँ, इस बात को प्रूव कर देता हूँ। अगर यहाँ पर तुम्हारी इंटेंशंस मुझे मारने की, अगर मुझे जरा सा भी किलिंग इंटेंट महसूस हुआ तो फिर मैं तुम्हारी पूरी की पूरी टीम को यहाँ पर मार डालूंगा। लेकिन अब जबकि तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुछ साबित करने की कोशिश कर रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ कंप्लाई करूंगा। तो मास्टर बुक भी वहां पर काफी ज्यादा हैरान होकर सोच रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पर ये ठीक रहेगा, इन दोनों को आपस में फाइट करने देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन एसोसिएशन के लोग भी इस ड्रैगन मिलिट्री कॉन्फ्रेंस में जाने वाले हैं। वहां पर जितनी भी दूसरी पावरफुल फोर्सेज है, सभी लोगों को जितना ज्यादा हमारी पावर्स के बारे में पता चलेगा कि म्यूरम लीग काफी ज्यादा पावरफुल है, उतना ज्यादा हमारे चांसेस ज्यादा है कि हम लोग इनके साथ अच्छे से समझौता कर पाएंगे। हमारा सांगू कहता है कि मैं काफी ज्यादा थका हुआ हूं, तो क्यों ना हम लोग अभी यहाँ पर इसको स्टार्ट करें। तो इसी के साथ ही दूसरी तरफ से दिखाता है कि वूंग अपने साथियों से कहता है चलो जल्दी से अपनी अपनी तलवारें निकालो, और सभी लोग अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। तो उसके साथ उसके 10 लोग होते हैं, 10 लोगों के साथ मिलकर 20 लोग होते हैं, 20 लोगों के साथ मिलकर वो 10 स्ट्राइक्स लगाने वाला है। तो हमारे सांगू के साथ ही साइड के ऊपर खड़े सब कुछ देख रहे होते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, क्या सांगू यहाँ पर उनकी 10 स्ट्राइक्स को फेस कर पाएगा या नहीं। और इसी के साथ ही वूंग अपने सोल्जर से कहता है कि सबसे पहला अटैक जिसमें ड्रैगन सप्रेशन चेन जंप को यूज करो, और वो लोग वहां पर सेम टू सेम उसी जंप टेक्निक को यूज करते हुए अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 83 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा सांगू यहाँ पर अपने आप को इनके सामने साबित कर पाएगा या फिर यहाँ पर किसी का कोई नुकसान होने वाला है। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि यंग मास्टर वुंग जो होता है वो अपने साथियों के साथ अपना पहला अटैक करता है जिसमें ड्रैगन सप्रेशन जंप होता है। तो इसी के साथ उसके सोल्जर्स जो होते हैं एक साथ जंप करते हुए हमारे सांगू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि खुद भी वो उनके साथ होता है, सामने की तरफ स्ट्राइक लगाता है। लेकिन हमारा सांगू बिना अपनी एनर्जी को यूज किए, बिना अपने वेपन को यूज किए उसके सोल्जर्स के हाथ पकड़कर उनके हाथ से तलवारें छीन रहा होता है, और एक के हाथ से तलवार छीनने के बाद उसके हाथ के ऊपर तलवार मारता है जिससे वहीं पर वो नीचे ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है, और साथ ही वो दूसरे वाले के साथ टकराता है जिसकी वजह से दूसरा भी ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो वुंग कहता है कि ये कैसे हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे ये सामने से गायब हो गया है। तो हमारा सांगू कहता है कि तुम्हारी एक स्ट्राइक हो चुकी है, और इसी के साथ हमारा सांगू सोच रहा था कि मुझे यहाँ पर कुछ अजीब महसूस हो रहा है। हालांकि ये लोग यहाँ पर मेरे पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगता है जैसे कि लोगों ने अपनी पावर्स को छुपा कर रखा हुआ है, यानी कि ये लोग अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को छुपा रहे हैं। खास तौर पर ये सामने वाला यंग मास्टर वोंग, इसकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसा है जो कि यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा हैरान कर रहा है। इसकी सांस लेने का तरीका जो है वो उसकी बॉडी के साथ बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब यह है कि इसने अपनी बॉडी के अंदर किसी ऐसी टेक्निक को हाइड कर रखा है जो टेक्निक बहुत ज्यादा खतरनाक है, जिसे इसने ठीक तरह से मास्टर नहीं किया हुआ। इसका मतलब यह है कि एंड के ऊपर अगर मैं यहाँ पर से और ज्यादा प्रोवोक करता हूं तो ये जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करेगा। तो क्या मुझे यहाँ पर इसे प्रोवोक करना चाहिए, क्योंकि इससे काफी ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। और इसी के साथ ही वहां पर पहला अटैक हो जाने के बाद दूसरे अटैक की बारी आती है, फिर तीसरा और चौथा अटैक। इस तरह हमारा सांगू जो होता है उनके काफी सारे अटैक्स को फेस करता है, जिसमें उसके गार्ड जो होते हैं वो आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो वो बड़ी आसानी के साथ अपनी तलवार की बैक हैंडल जो होती है उनके सर में मारकर उन सभी को वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरा देता है। तो वो साइड के ऊपर खड़ा ये सोच रहा होता है कि ये कमीना तो यहाँ पर सभी को सिर्फ और सिर्फ अपनी स्वॉर्ड के हैंडल के साथ ही मार मार कर गिराया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि ये काफी ज्यादा अच्छा है, इसके स्किल्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, और गुस्से के साथ उसकी पावर जो होती है वहां पर बढ़ती जा रही है। और इसी के साथ ही हमारा जो वुंग होता है वो अपने साथियों से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर थर्ड टेक्निक को यूज करो, सोल सीजर सीज टेक्निक को यूज करो। तो सभी गार्ड्स भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये उनका अल्टीमेट मूव होता है जिसमें वो यहाँ पर किसी की जान लेने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो हमारा सांगू कहता है लगता है कि ये लोग यहाँ पर किसी खतरनाक मूव को यूज करने वाले हैं, और इसी के साथ ही वो सभी लोग अपनी तलवारों को उठाते हैं। सभी की तलवारों के ऊपर वहां पर एनर्जी रिलीज होती है, वो सभी की तलवारें एनर्जी के साथ कवर हो जाती हैं। तो मास्टर बुक कहता है कि ये बड़ी हैरानी की बात है कि इन लोगों ने यहाँ पर की इनफोर्स वर्ड्स को यूज किया है, क्योंकि की इनफोर्स वर्ड्स को यूज करना ये बहुत ही मुश्किल काम है, जहां तक कि मास्टर भी बड़ी मुश्किल के साथ ये काम कर पाते हैं। लेकिन इसके पास इसके जितने सोल्जर्स हैं वो सारे के सारे की इनफोर्स वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हमने यहाँ पर इवल एसोसिएशन के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन इनके डिमोनिक कल्ट जो है ये पिछले कुछ सालों में इतनी तरक्की कर चुका है कि इनके यंगस्टर्स के पास ऐसी पावर्स आ चुकी है कि ये की इनफोर्स वर्ड्स को भी यूज कर सकते हैं। हमें इनके ऊपर और ज्यादा नजर रखनी चाहिए। रेड गॉब्लिन कहता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, मुझे यहाँ पर बहुत ही पावरफुल मर्डरस एनर्जी महसूस हो रही है। ऐसे लगता है कि जैसे वो यंग मास्टर को मारने की कोशिश करने वाले हैं। डेथ रीपर उसे कहता है तो इसमें नया क्या है, जब भी कहीं पर फाइट होती है, जब दो लोग तलवारें यूज करते हैं तो वहां पर लाइफ एंड डेथ के लिए मैच किया जाता है। तो हमारा जो रेड गॉब्लिन उसे कहता है लगता है कि तुम यहाँ पर सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे, यहाँ पर कोई ऑर्डिनरी सी फाइट नहीं हो रही। तो डेथ रीपर उसे कहता है क्या इस बात से कोई प्रॉब्लम है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि जब हम लोग तलवार उठाते हैं किसी से फाइट करने के लिए तो या तो हम मरेंगे या फिर दूसरा मरेगा, क्या ऐसा नहीं होता। तो हमारा रेड गॉब्लिन कहता है मुझे तो लगता है कि मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी चाहिए, हम लोग यहाँ पर अपने यंग मास्टर की बैटल की बात कर रहे हो, तुम यहाँ पर अपनी बकवास भाषण जा रहे हो। तो हमारा सांगू भी वहां पर सोच रहा था कि मुझे लगता है कि ये लोग यहाँ पर अपनी एनर्जी को इंक्रीज करके मुझे मारने की कोशिश करने वाले हैं, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर से कुछ मर्डरस एनर्जी निकल रही है। लेकिन साथ ही हमारा सांगू कहता है कि अभी भी यहाँ पर अपनी फुल पावर को यूज नहीं कर रहे, अभी भी यहाँ पर इन लोगों ने अपनी स्किल्स को छुपा कर रखा हुआ है, अपनी फुल पावर को रिलीज नहीं
नहीं किया। तो वो सभी लोग अपनी तलवारें लेकर सांगू के ऊपर एक साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमारा सांगू जो होता है अपनी तलवार के साथ सभी के ऊपर अटैक करता है, बड़ी तेजी के साथ उनके बीच से गुजर जाता है सभी की तलवारों के ऊपर अटैक करके। तो इसी के साथ हमारा यंग मास्टर वोंग जो होता है वो आगे से निकलता है और वहां पर अपनी एनर्जी को यूज करते हुए सामने की तरफ एक जबरदस्त स्ट्राइक लगाता है। तो हमारा सांगू जो होता है स्ट्राइक को हेड ऑन फेस करता है, अपनी तलवार के साथ उसको डायरेक्टली ब्लॉक कर लेता है। वहां पर एक जबरदस्त धमाका आता है, वोंग काफी ज्यादा खुश हो रहा है कि यहाँ पर ये मरने वाला, और साथ ही वो अपने साथियों से कहता है कि सभी लोग आगे बढ़कर अटैक करो, और सभी लोग फिर से दोबारा उसके ऊपर अटैक करते हैं। जहां पर धमाका हुआ था वो लोग वहां पर जाकर अपनी कीन फोर्स वर्ड के साथ अटैक करते हैं। तो मिस शिन और हमारे सांगू के दोस्त जो होते हैं वो लोग कहते हैं कि अब वहां पर क्या होने वाला है, क्या सांगू जख्मी तो नहीं हो गया। तो वहां पर से धुआं हटने के बाद दिखाता है कि वहां सांगू वहां पर से निकल कर आता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर डस्ट बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तो वो इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है। सांगू कहता है कि मैंने आज यहाँ पर नए कपड़े पहने थे, अगर मेरे कपड़ों के अंदर फिर से कोई छेद हो गया या कपड़े गंदे हो गए तो मिस शिन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, क्योंकि इस बेचारी को यहाँ पर मेरे कपड़े धोने पड़ते हैं। शुक्र करो कि यहाँ पर मेरे कपड़ों में होल नहीं हुआ, अगर मेरे कपड़े फट जाते तो फिर तुम सभी का बुरा हाल कर देता। हमारा सांगू इसी के साथ यंग मास्टर वोंग से कहता है कि तुम लोग तो वाकई में काफी ज्यादा अच्छे और काफी ज्यादा अमेजिंग हो, लेकिन तुम लोग यहाँ पर ग्रुप में फाइट कर रहे हो इसी वजह से, यानी कि वो इसकी इंसल्ट कर देता है कि तुम अकेले यहाँ पर मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। तो वोंग जो होता है इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि इस कमीने लोली बैस्टर्ड की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे सामने ये बात कहने की मैं इससे अकेले फाइट नहीं कर सकता, ये सिर्फ और सिर्फ एक बैकडोर गार्ड है, जबकि मैं यहाँ पर ह्यूमन एसोसिएशन का यंग मास्टर हूँ और मैं यहाँ पर इस छोटे लड़के को नहीं हरा सकता। तो फिर मैं पूरी दुनिया के ऊपर राज करने के बारे का सपना जो है उसको तो भूल ही जाऊं, क्योंकि ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। मुझे अभी बहुत सारे दूसरे मास्टर्स का मुकाबला करना है, तब जाकर हम लोग इस पूरी म्यूरियम के ऊपर कब्जा कर पाएंगे। अब सिचुएशन ऐसी है कि डू और डाई की, यानी कि मुझे इसे हर हाल में हराना ही होगा। अगर हमने इसे हरा दिया तो इसका मतलब यह है कि हम लोग म्यूरियम अलायंस को हरा सकते हैं। और इसी के साथ उसकी आंखों का कलर वहां पर चेंज होना शुरू हो जाता है और उसके साथ ही वहां पर उन सभी की भी आंखों का कलर चेंज हो जाता है। उनकी आंखें जो होती हैं वहां जहां पर व्हाइट एरिया होता है वो वहां पर ब्लैक हो जाता है और उनकी आंखें वहां पर ब्लू कलर में चमकना शुरू हो जाती हैं। तो ये देखने के बाद मिस डैंग को एक झटका लगता है। मिस डैंग कहते हैं कि मैं इन आंखों को पहचानती हूँ, ये तो वही आंखें हैं जिन आंखों वालों लोगों ने हमारे ऊपर अटैक किया था, मेरी मदर फादर मेरी पूरी फैमिली को मार डाला था। तो मिस शिन उसे कहती है कि मिस डैंग तुम्हें क्या हुआ, तुम यहाँ पर इतनी हैरान क्यों हो रही हो। तो जबकि मां सांगू जो होता है वो कहता है कि टीचर को क्या हो गया, वो इतनी ज्यादा अजीब सी बिहेव क्यों कर रही है। और दूसरी तरफ से वोंग जो होता है अपने साथियों के साथ मिलकर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हें मरना होगा। तो जैसे वो सांगू के ऊपर अटैक करता है तो मां सांगू अपनी तलवार को घुमाकर उसके अटैक्स को वहां पर ब्लॉक करता है। वो सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है ताकि उन सभी के अटैक्स को ब्लॉक किया जा सके। और स्ट्राइक इतनी पावरफुल होती है कि यंग मास्टर वोंग पीछे की तरफ हट जाता है, लेकिन पीछे हटने के बाद इसी के साथ ही वो अपने हाथ के अंदर से ब्लैक कलर का धुआं निकालता है। वो एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक होती है जो कि स्मोक स्क्रीन के लिए होती है। तो वहां पर ब्लैक कलर का धुआं जो होता है सांगू के इर्द गिर्द फैल जाता है, जिसकी वजह से सांगू के आसपास का पूरा एरिया जो होता है ब्लैक हो जाता है। और वहां पर उसके ब्लैक होने के साथ ही हमारे सांगू को कुछ भी दिखाई नहीं देता और वहां पर से एक स्नेक निकलता है जो कि उसके ऊपर अटैक करता है, यानी कि वो स्वर्ड ही होती है जो कि स्नेक फैंग स्वर्ड होती है, वो बार बार उसके ऊपर अटैक कर रही होती है। लेकिन मां सांगू कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी तलवार को घुमाकर अटैक भी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अपनी सराउंडिंग्स के बारे में फिलहाल कुछ भी नहीं पता। हो सकता है कि इस अंधेरे के अंदर ही यहाँ पर मेरे दोस्त खड़े और मैं किसी को जख्मी कर दूं, इसी वजह से मैं यहाँ पर इस टेक्निक को यूज नहीं मैं अपनी तलवार को नहीं घुमा सकता। साथ ही वो कहता है कि मिस शिन ने मुझे एक बार डिमोनिक स्पिरिट टेक्निक के बारे में बताया था, इसको इवल सोल टेक्निक कहते हैं और ये टेक्निक बहुत ज्यादा स्पेशल टेक्निक है जिसमें आप लोग यहाँ पर इस तरह का काम कर सकते हैं जो अभी यहाँ पर मेरे साथ हो रहा है। लेकिन मैं इसमें यहाँ पर थॉटलेसली इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता, ना इसको ब्लॉक कर सकता हूँ। साइड के ऊपर से यंग मास्टर निकलता है और उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगाता है। तो मां सांगू उसके ऊपर अपनी तलवार घुमाकर अटैक करता है, लेकिन वो वहीं पर धुएं में गायब हो जाता है। तो सांगू कहता है कि वो कहां पर चला गया। तो वो साइड के ऊपर से निकलता है और मां सांगू के ऊपर अटैक करता है। सांगू अपने बाजू को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन इसी के साथ ही हमारा सांगू उड़ता हुआ पीछे जाकर गिरता है और धुआं वहां पर से खत्म हो जाता है। और इसी के साथ सांगू जब दोबारा उठता है तो इसी के साथ ही यंग मास्टर फिर से अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर बहुत सारी स्ट्राइक्स लगाता है। तो हमारे सांगू के दोस्त होते हैं बाहर खड़े बस यहाँ पर ये सब कुछ देख रहे होते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ से सोल टेक्निक जो होती है वो काफी ज्यादा पावरफुल होती है। इवल सोल टेक्निक के साथ मास्टर वोंग जो होता है उसके ऊपर एक फाइनल ब्लो देता है, वो एक फाइनल पंच मारता है जो कि सांगू की चेस्ट में लगता है, जिससे हमारा सांगू उड़ता हुआ काफी दूर पीछे जाकर गिरता है। तो यंग मास्टर वोंग इस बात से काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि उसने यहाँ पर सांगू को मार डाला है। तो मिस शिन कहती है कि यंग मास्टर क्या तुम ठीक हो। तो जब हमारा सांगू वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है तो वोंग कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारी पावर्स को चेक करना चाहता था, लेकिन एक बैकडोर गार्ड यहाँ पर और कारी क्या सकता था मरने के अलावा, प्लीज यहाँ पर इस बात को इग्नोर करो, ये सिर्फ और सिर्फ एक हादसा है। अब उसे लगता है कि उसने सांगू को मार दिया है तो सांगू उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कमीने तुमने तो यहाँ पर मुझे मार ही दिया था। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 84 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब हमारा सांगू यहाँ पर इससे बदला लेगा या फिर नहीं।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड्स एंड स्कार्स के एपिसोड 85 के साथ हाजिर हूं। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि यंग मास्टर वुंग जब अपना लास्ट अटैक करता है तो इससे हमारा सांगू पीछे की तरफ गिर जाता है, लेकिन फिर से वो उठकर खड़ा हो जाता है और ये देखने के बाद वुंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तो मिशन भागती हुई उसके पास जाती है। तुम्हारा सांगू कहता है कि इसने तो मेरे कपड़े गंदे कर दिए। तो वो शिन से कहता है प्लीज मुझे माफ कर देना, तुमने यहाँ पर मुझे नई ड्रेस दी थी और ये नई ड्रेस भी यहाँ पर गंदी हो गई और तुम्हें फिर से धोना पड़ेगा। तो शिन उसे कहती है कोई बात नहीं, कपड़े तो मैं यहाँ पर धो दूंगी, अगर फट गए तो नए बना दूंगी, लेकिन क्या तुम ठीक हो। तो वो कहता है कि हाँ मुझे क्या हो सकता है, क्या तुम्हें लगता है कितने लो लेवल का अटैक मुझे यहाँ पर कुछ कर सकता है। तो ये बात सुनते ही वुंग काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसने कहा कि लो लेवल का अटैक, हालांकि मैंने यहाँ पर अपनी जी जान लगा दी और अपनी फुल पावर के साथ इसके पर अटैक किया है। तो मां सांगू कहता है कि अब क्या क्या अब तुम्हें यहाँ पर इस बात का विश्वास हो गया है कि मैं इनविंसिबल बेस्ट गार्ड हूँ। और इसी के साथ ही मां सांगू जो होता है मिशन से पूछता है क्या तुम्हें पता है कि ये कौन सी मार्शल आर्ट थी। तो वो कहता है, तो वो उसे बताती है कि इसको 9 जिंग स्केलेटन क्लॉ टेक्निक कहते हैं। तो हमारा सांगू कहता है कि स्केलेटन क्लॉ टेक्निक क्या ये बहुत ज्यादा खास है। तो इसी के साथ ही वो उसे कहती है कि हाँ ये बहुत ज्यादा खास है। डेथ रीपर उसे बताता है कि ये एक बहुत ही डेडली टेक्निक है, इतनी डेडली टेक्निक है कि इसके आपके स्केलेटन को नुकसान पहुंचता है, यानी कि अपनी क्लॉ के साथ डायरेक्टली आपके स्केलेटन को नुकसान पहुंचाया जाता है जिन और जैंग एनर्जी के साथ, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा पेन महसूस होता है और जिसकी वजह से आपके बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। क्योंकि ये एक बहुत ही खतरनाक और वायलेंट टेक्निक है, इसी वजह से म्यूरियम में से इस टेक्निक को खत्म कर दिया गया था, यानी कि किसी को भी इस टेक्निक को सीखने की इजाजत नहीं थी। जो भी इस टेक्निक को सीखेगा उसके ऊपर यहाँ पर पाबंदी लगा दी जाएगी और उसे लॉक कर दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि ये लोग इविल एसोसिएशन हैं तो लगता है कि उन्होंने किसी तरीके से उस मैनुअल को ढूंढ लिया और इस टेक्निक को दोबारा से मास्टर कर लिया है। तो मां सांगू वुंग से कहता है कि हालांकि तुम्हारी टेक्निक काफी ज्यादा अच्छी है लेकिन मेरे सामने बिल्कुल बेकार थी, फिर भी ये काफी ज्यादा कूल है, तुम्हें इस टेक्निक को और ज्यादा आगे लेकर जाना चाहिए। तो डेथ रीपर उसे कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि इस टेक्निक को यहीं पर खत्म होना चाहिए क्योंकि ये टेक्निक बहुत ज्यादा ब्रूटल है। इस टेक्निक के दौरान जब इसको यूज करने वाला इस टेक्निक को यूज करता है इसी वक्त उसकी नेचर बहुत ज्यादा ब्रूटल हो जाती है, चाहे वो अपने दोस्त के साथ ही क्यों ना फाइट कर रहा हो, जहाँ पे फ्रेंडली स्पार क्यों ना कर रहा हो, उसका किलिंग इंटेंट इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो अपने सामने वाले ओपोनेंट को जान से मारना चाहता है। इसी वजह से तो इस टेक्निक को फॉरबिडन कह दिया गया था और इस टेक्निक को हमेशा के लिए म्यूरियम अलायंस से खत्म कर दिया गया था। अगर म्यूरियम के लोगों को इस बारे में पता चल जाता है कि इविल एसोसिएशन के लोगों ने इस टेक्निक को दोबारा से रिवाइव कर लिया है तो वो यहाँ पर इस टेक्निक को खत्म करने के लिए कुछ भी करेंगे। तो मां सांगू कहता है कि इसका मतलब यह है कि जो भी इस टेक्निक को सीखेगा वो म्यूरियम का ग्रेट एनिमी है। मां सांगू से कहता है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर यहाँ पर किसी ने इस टेक्निक को सीख लिया है तो उसकी किलिंग इंटेंट इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो किसी को वाकई में मार डालेगा, और जब तक कोई किसी को जान से नहीं मारता तब तक तुम लोग यहाँ पर ये कैसे कह सकते हो कि वो यहाँ पर किसी को जान से मारेगा। मास्टर बुक से कहते हैं क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई भी यहाँ पर मर्डरर बन सकता है, इसी वजह से मेरे अलायंस के लोग इस टेक्निक को सिरे से ही सीखने नहीं देते, यानी कि इस टेक्निक को कंप्लीटली फॉरबिडन इसलिए कहा गया है। फ्यूचर के लिए यहाँ पर इसकी सब कुछ किया जा रहा है। तो मां सांगू की बात सुनने के बाद सोच रहा था कि पहले मैं भी कभी ऐसा हुआ करता था, मेरी बॉडी के अंदर भी किलिंग इंटेंट था, एक ऐसा किलिंग इंटेंट जिससे मैं किसी को भी जान से मार सकता था, लेकिन मेरे ऊपर किसी ने भरोसा किया और यहाँ पर मुझे यहाँ पर कहा कि मैं जब तक किसी को मार नहीं डालता तब तक मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ जैसा हूँ। मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि किसी के ऊपर पहले इल्जाम लगा देना कि ये टेक्निक को सीखने के बाद ये किसी को मार डालेगा, ये बहुत ज्यादा गलत है। तो इसी के साथ ही मां सांगू कहता है क्यों ना हम लोग इस मैच को ड्रॉ कह दें और यहीं पर इस फाइट को खत्म करें, क्योंकि मैं तुम्हारे 10 अटैक्स को फेस कर लिया है और तुम्हारी पावरफुल टेक्निक को भी फेस किया है। तो वो मुझसे कहता है कमीने कहेंगे तुम अभी तक सही सलामत कैसे हो। तो मां सांगू से कहता है कि मैंने तुमसे क्या कहा था कि मैं सबसे बेस्ट इनविंसिबल गार्ड हूं, क्या अब तुम्हें यहाँ पर इस बात के ऊपर यकीन हो रहा है कि मैं सबसे बेस्ट इनविंसिबल गार्ड हूं। तुमने यहाँ पर एक फॉरबिडन टेक्निक को शो करवाया है और हम सभी लोग म्यूरियम अलायंस की तरफ से हैं, ये लोग तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तक तुमने यहाँ पर मेरे खिलाफ कुछ भी ऐसा नहीं किया कि जिससे तुम्हारे पर अटैक किया जाए, इसलिए चुपचाप यहाँ पर से वापस चले जाओ, तुम्हारे लिए यही बेहतर रहेगा। और या फिर तुम यहाँ पर से ड्रैगन मिलिट्री कॉन्फ्रेंस में भी जा सकते हो, क्योंकि हम लोगों के दरमियान में डील हुई थी कि मैं तुम्हारे 10 अटैक्स को फेस करूंगा और अपने आप को साबित करूंगा। तो वो मुझसे कहता है कि हम लोग ड्रैगन मिलिट्री कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं जाने वाले, हम लोग यहाँ से सीधा वापस अपनी इविल एसोसिएशन में वापस जाएंगे, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा टैलेंट इतना नहीं है कि हम वहां पर जाकर कुछ शो करवा सके। अगर हम लोग तुमसे नहीं जीत सकते तो फिर हमारे वहां पर जाने का फायदा ही नहीं है। तो मास्टर बुक जो होता है वो अंदर से इस बात से काफी खुश होता है कि एक पावरफुल फोर्स यहाँ पर रिड्यूस हो गई है, और इसी के साथ ही वुंग अपने लोगों को लेकर वहां पर से निकल जाता है, जबकि इसी के साथ ही एक सोल्जर जो होता है वो आकर मास्टर बुक से कहता है कि मास्टर बुक क्या हम लोग इन लोगों को ऐसे यहाँ पर से जाने देंगे, क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पर फॉरबिडन टेक्निक्स को मास्टर कर लिया और म्यूरियम अलायंस लीडर कभी भी नहीं चाहेंगे कोई यहाँ पर फॉरबिडन टेक्निक को यूज करे। तो मास्टर बुक कहता है कि फिलहाल के लिए यहाँ पर से जाने दो, और जबकि वो सभी लोग वहां चले जाते हैं तो वहां
सांगू कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है कि अब ये लोग चले गए तो अब सारे के सारे रूम्स खाली हैं, अब हम सभी लोग रूम्स में जाकर आराम से सो सकते हैं। तो मास्टर बुक कहता है कि ये कभी नहीं बदलेगा और उसके बाद उन सभी लोगों को वहां पर खाना शाना दिया जाता है और साथ ही खाना खाने के बाद वो लोग आराम करने के लिए अपने रूम में चले जाते हैं। तो हमारा सांगू जो होता है वो सीधा मिस डैंग के रूम में जाता है, जाकर उससे पूछता है कि तुम्हें वहां पर हुआ क्या था। तो वो उसे कहता है कि मुझे अच्छी तरह से याद है, आज यहाँ पर उसने उस लड़के ने जिस टेक्निक को रिलीज किया उसकी आंखों का कलर मुझे याद है, यही वो आंखों का कलर था जिन लोगों ने हमारे ऊपर आकर अटैक किया, मेरी फैमिली, मेरी मॉम, मेरे डैड, मेरे पेरेंट्स, यानी कि मेरी फैमिली के जितने लोग थे सभी लोगों को जिसने मारा था वो सभी लोग जो थे उनकी आंखों का कलर बिल्कुल ऐसा ही था और मैं ये कभी भी नहीं भूल सकती। साथ ही मिस डैंग वहां पर रो रही होती है। तो सांगू से कहता है कि तुमने मुझे वहां पर क्यों नहीं बताया, अगर तुम मुझे वहीं पर बताती तो मैं इस वूंग को पकड़ लेता और उससे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाता कि आखिर वो लोग कौन थे जो लोग उस सब में शामिल थे, यानी कि उस वक्त तुम्हारी फैमिली के असैसिनेशन में जिन लोगों ने हिस्सा लिया था मैं सभी लोगों को मार डालता। तो डैंग उसे कहते हैं किसी वजह से मैं जहां पर तुम्हें नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि इस वक्त हम लोग ड्रैगन मिलिट्री कॉन्फ्रेंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ये एक बहुत ही खास मौका है। इतने खास इवेंट में मैं यहाँ पर अपने पर्सनल अफेयर्स को बीच में क्यों लेकर आ सकती हूँ, और इसी वजह से क्योंकि मैं एक मिलिट्री एडवाइजर भी हूँ, ना सिर्फ यहाँ पर डैंग फैमिली की यंग मेस हूँ, मुझे यहाँ पर मिलिट्री के रूल्स के मुताबिक ही चलना होगा। तो हमारा सांगू जो होता है काफी ज्यादा गुस्से में होता है, पीछे की तरफ मुड़ जाता है। तो उसे कहते हैं कि अब तुम कहां पर जा रहे हो। तो सांगू कहता है कि मुझे लगता है कि वो लोग यहाँ पर से ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, मैं अभी जाकर उन इवल एसोसिएशन के लोगों को पकड़ता हूं और जाकर उनसे इन्फॉर्मेशन निकलवा कर लाता हूं। तो मिस डैंग कहते हैं कि नहीं प्लीज वहां पर मत जाओ। सांगू कहता है लेकिन ऐसा क्यों। तो वो उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें बताया ना कि हम लोग यहाँ पर से ड्रैगन मिलिट्री कॉन्फ्रेंस की तरफ जा रहे हैं और ये वक्त बहुत ज्यादा नाजुक है, हम लोग यहाँ पर एक अमन और शांति का प्रस्ताव लेकर वहां पर जा रहे हैं, सभी के साथ एक समझौता करने की कोशिश करने वाले, और तुम जहां पर जाकर अगर इवल एसोसिएशन के ऊपर जाकर हाथ डालोगे तो फिर हमारे लिए भी ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा सभी सिचुएशन को कंट्रोल करना। ये मेरा पर्सनल अफेयर है, हम लोग अपने पर्सनल अफेयर को बाद में भी निपटा सकते हैं, प्लीज मुझे माफ करना, मैं बाद में तुम्हें यहाँ पर खुद कहूंगी कि चलो हम लोग वहां पर जाकर इससे निपट लेते हैं। सांगू से कहता है तो तुम ये कह रही हो कि ड्रैगन मिलिट्री कॉन्फ्रेंस खत्म होने तक तुम अपने दर्द को बर्दाश्त कर सकती हो, हालांकि अब तुम्हें पता भी चल चुका है कि किन लोगों ने तुम्हारी फैमिली के लोगों की जान ली थी। तो वो उसे कहती है कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। तो सांगू कहता है कि चलो फिर ठीक है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर तुमसे यही कहना चाहूंगा कि तुम्हें अपने दर्द को छुपा कर नहीं रखना चाहिए, बल्कि जब भी तुम्हें यहाँ पर वो चीज महसूस हो जाए तुम्हें बदला लेने के लिए तुम्हारा एनिमी तुम्हें सामने दिखाई दे तो उस वक्त अपना गुस्सा उसके ऊपर उतार देना चाहिए। तो हमारी मिस डैंग उसे कहती है मैं भी करना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये सब कुछ कैसे भूल सकती हूँ कि अलायंस लीडर ने मेरे पर कितने ज्यादा एहसान किए हैं, पिछले 7 साल में उनके पास रह रही हूँ और उन लोगों ने मुझे यहाँ पर अपने मिलिट्री का एडवाइजर बनाया, मुझे इतना कुछ दिया, मैं यहाँ पर उनके साथ गद्दारी कैसे कर सकती हूँ कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इवेंट को छोड़कर मैं अपना पर्सनल ग्रज निपटाने के लिए यहाँ पर से चली जाऊँ। तुम्हारा सांगू उसकी बात समझता है और उसे कहता है तो फिर ठीक है, अपने आंसू संभाल कर रखो, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, बहुत ही जल्दी इस मिलिट्री कॉन्फ्रेंस के खत्म होने के बाद मैं वहां पर जाऊंगा, रिवल एसोसिएशन के लोगों से इस बात का बदला लूंगा, उन लोगों ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया, तुम्हारी फैमिली को मार डाला, मैं उन सभी लोगों को मार डालूंगा जिन जिन लोगों ने तुम्हारी फैमिली में आकर ये सब कुछ किया था। यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है ड्रैगन मिलिट्री वेन्यू का दिखाया जाता है। जैसे ये लोग वहां पर पहुंचते हैं तो सोहो सबसे पहले भागती हुई आगे बढ़ती है और जाकर सांगू के साथ लिपट जाती है और कहती है कि बिग ब्रदर मुई मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। तुम्हारा सांगू कहता है कि सोहो साथ थोड़ा सा पीछे रहकर बात करो, तुम ज्यादा ही चिपक रही हो, और साथ ही उसे कहता है कि तुम तो वाकई में काफी ज्यादा बड़ी हो गई हो। तो सोहो से कहती है कि हाँ मैं काफी ज्यादा बड़ी हो गई हूँ, और वो अपने बाजू को क्लोज करते हुए अपनी चेस्ट को उसे दिखाती है और उसे कहती है कि हाँ क्या तुम्हें लगता नहीं है कि अब ये काफी ज्यादा बड़े हो गए हैं, पहले ये काफी ज्यादा छोटे थे। सांगू उसकी बात सुनने के बाद वहीं पर शर्मिंदा हो जाता है, जबकि बाकी के सभी लोग जो होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है, इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 85 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड्स एंड स्कार्स के एपिसोड 86 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा सांगू अपनी टीम के साथ ड्रैगन मिलिट्री कॉन्फ्रेंस वाली जो मीटिंग वाली प्लेस होती है वहां पर पहुंच जाता है। तो सबसे पहले वहां पर सोहो से मिलती है। तो जब वो वहां पर एक ऊटपटांग सी हरकत करती है तो हमारा सांगू उसके सर में मारता है और उसे कहता है बेवकूफ कहीं कि अब तुम यहाँ पर बड़ी हो चुकी हो और जो तुम किस तरह की गंदे काम कर रही हो, इतने सारे लोगों के सामने तुम इस तरह से कैसे अपने हाथ और अपनी बॉडी शो करवा सकती हो। तो इसी के साथ ही वो उसे कहती है कि तुम यहाँ पर मुझे मार क्यों रहे हो, इसमें गलती क्या है, हम दोनों तो पहले यहाँ पर एक दूसरे का सब कुछ देख चुके हैं, हम दोनों एक ऐसे रिलेशनशिप में जिसमें हम दोनों ने एक दूसरे का सब कुछ देखा हुआ है। तो ये बात सुनते ही हमारे सांगू के साथ जितने साथी होते हैं वो सारे के सारे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर इन दोनों ने क्या क्या एक दूसरे का सब कुछ देख लिया है। हमारा सांगू भी उसकी बात से काफी ज्यादा शर्मिंदा होता है, फिर साथ उसे कहता है कि बेवकूफ बच्ची, उस वक्त तुम एक छोटी बच्ची थी और अब तुम यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी हो, अब जबकि तुम बड़ी हो गई हो तो अब यहाँ पर इस बात से काफी ज्यादा फर्क भी पड़ता है। तो वो उसे कहते हैं कि सिर्फ 2 ही साल तो गुजरे हैं, 2 साल पहले मैं कितनी छोटी बच्ची थी, मैं इतनी भी छोटी बच्ची नहीं थी। क्या तुम्हें जरा भी आइडिया है कि
मैंने यहाँ पर तुम्हारा कितना ज्यादा वेट किया है। जब से मैंने तुम्हारा नाम लिस्ट में देखा है तब से मैं यहाँ पर बैठकर तुम्हारे वेट कर रही थी। मैं देख रही थी कब तुम यहाँ पर आओगे, लेकिन तुम तो यहाँ पर मुझे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुए और मैं इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। और ये बात सुनने के बाद बाकी के सभी लोग और भी हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। आखिर ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे से इस तरह से बात कैसे कर सकते हैं। तुम्हारा सांगू और भी ज्यादा शर्मिंदा होता है, फिर से उसके सर में मारता है और उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर आगे से मेरे सामने टॉक बैक करने की। मैं तुम्हारा बिग ब्रदर हूँ और बिग ब्रदर के साथ इस तरह से बात नहीं कर से। फिर साथ ही उसे कहता है कि बताओ कि तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। तो उसे कहती है कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, ग्रैंडफादर के साथ मैं इस जगह के पर आई हूँ क्योंकि ग्रैंडफादर को इस मिलिट्री कॉन्फ्रेंस को अनाउंस मैनेज करने का काम दिया गया है। ग्रैंडफादर यहाँ पर इस पूरी की पूरी मिलिट्री कॉन्फ्रेंस को मैनेज कर रहे हैं और मैं उनके साथ यहाँ पर उनकी मदद कर रही हूँ। सांगू कहता है कि अब वाकई में उसी के साथ उसके ग्रैंडपा जो होते हैं पीछे से निकल कर आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि वेलकम, प्लीज माफ करिएगा, हम लोग कब से यहाँ पर तुम लोगों का वेट कर रहे थे। तुम सभी लोग यहाँ पर क्या सेफली पहुंचे हो, क्या तुम्हें यहाँ पर आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। तो इसी के साथ ही मास्टर बुक आगे बढ़ते हैं और उसे कहता है कि नहीं, यहाँ पर हमें कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं हुई। मास्टर डिवाइन फिजिशियन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ पर हमारा वेट करने के लिए खड़े थे। तो ग्रैंडफादर उसे कहता है कि यहाँ पर तुम्हारी म्यूजियम लीग के हायर अप्स ने मुझे यहाँ पर ये पोजीशन रिकमेंड की थी क्योंकि सभी लोगों के दरमियान में समझौते के एग्रीमेंट मैं ही लेकर गया था। इसी वजह से उन लोगों ने कहा कि सारी की सारी की मैनेजमेंट को भी मैं ही संभालूं। तो मैं यहाँ पर चेयरमैन की पोजीशन पर हूँ और यहाँ पर सभी के जो भी लोग यहाँ पर आने वाले हैं सभी लोगों को ओवरसी मैं ही करने वाला हूँ। इसी के साथ ही सोहो से कहते हैं कि ग्रैंडफादर आप यहाँ पर बाकी की सारी बातें छोड़े और ये देखें बिग ब्रदर मुई भी यहाँ पर आया है। तो ग्रैंडफादर जो होते हैं मुई की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे तो चेहरे के स्कार्स भी खत्म हो गए हैं, मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया, तुम काफी ज्यादा बड़े हो गए, ऐसा लगता है जैसे कि मेरे सामने एक बड़ा आदमी खड़ा हो। मां सांगू से कहता है कि हाँ तुम भी यहाँ पर काफी ज्यादा बदल गए हो, पहले से काफी ज्यादा बेहतर लग रहे हो और काफी ज्यादा खुश भी लग रहे हो। तो मास्टर बुक उसकी बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर डिवाइन फिजिशियन से किस तरह से बात कर रहा है, ऐसा लगता है जैसे ये दोनों पहले से एक दूसरे से जानते हैं। तो डिवाइन फिजिशियन उसे कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से तो मुमकिन हो पाया है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया। और इसी के साथ ही वो उनसे कहता है कि प्लीज सभी लोग अंदर आ जाएं, हमने आप सभी लोगों के लिए रूम्स बुक कर दिया हुआ है जहां पर आप सभी लोगों को डिनर भी दिया जाएगा, आप सभी लोगों को भूख लगी होगी। और इसी के साथ ही सोहो कहती है कि रुक जाओ जरा, सभी लोग अंदर नहीं आ सकते, जिन लोगों का नाम लिस्ट में नहीं है वो लोग तो अंदर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और स्पेशली वो रेड गॉब्लिन और जॉन से कहती है कि तुम दोनों कौन हो, अपने बारे में बताओ। तो रेड गॉब्लिन से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर अपने बारे में क्यों बताऊं। तो वो से कहता है कि तुमने सुना नहीं है कि तुम दोनों कौन हो। तो रेड गॉब्लिन कहता है कि इस बात का क्या मतलब है कि तुम हम दोनों से यहाँ पर आकर पूछ रही हो। सोहो से कहता है कि तुम दोनों का नाम लिस्ट में नहीं है जहाँ पर बाकी के 50 लोग पूरे हैं, तुम दोनों यहाँ पर एक्स्ट्रा हो। तो रेड गॉब्लिन उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर कंपटीशन में इनवाइट नहीं किया गया। तो उसे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर इनवाइट नहीं किया गया तो इसका मतलब यह है कि तुम बिग ब्रदर के एक हेंचमैन हो क्योंकि तुम यहाँ पर उसको फॉलो कर रहे हो, लेकिन तुम यहाँ पर बिग ब्रदर की इस वजह से अंदर नहीं जा सकते। तुम इस तरह से तो बिल्कुल भी अंदर नहीं जा पाओगे। सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर मेरी अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी, अगर मैं यहाँ पर किसी को अप्रूव करूंगी तभी वो यहाँ पर अंदर जा पाएगा। अब जल्दी से अपने अपने आइडेंटिटी टोकन निकालो, तुम्हारे पास तुम्हारे आइडेंटिटी कार्ड तो होंगे। तो वो दोनों चुपचाप वहां पर उसके सामने खड़े होते हैं क्योंकि दोनों के पास उनकी आइडेंटिटी बैज नहीं होते। इसी के साथ ही हमारे सोहो जो होते हैं रेड गॉब्लिन के पैर पर मारते, जिसे हमारा रेड गॉब्लिन चलाते हुए कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं होगी, ये तुम क्या कर रही हो। तो सांगू से कहता है कि मेरे दोस्त हैं, प्लीज यहाँ पर थोड़ा सा इनके ऊपर तरस खाओ और इन्हें अंदर आने दो। तो वो से कहती है क्या वाकई में जो तुम्हारे दोस्त हैं, मुझे तो यहाँ पर तुम्हारे दोस्त से ज्यादा तुम्हारे हेंचमैन लगते हैं। तो वो कहता है कि हाँ तुम यही समझ लो, लेकिन ये मेरे दोस्त हैं। तो सोहो से कहती है लेकिन ये तो मैं यहाँ पर जज करूंगी कि आखिर इन दोनों को अंदर आने देना है या नहीं आने देना। और इसी के साथ ही हमारे सोहो जो होती है वो रेड गॉब्लिन से कहती है कि जरा अपना सर नीचे झुकाओ। तो हमारा रेड गॉब्लिन जो होता है उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने अपना सर क्यों झुकाऊंगा। तो सोहो से कहती है कि क्या तुमने यहाँ पर मेरी बात को सुना नहीं, मैंने कहा कि अपना सर झुकाओ, मेरी परमिशन के बिना कोई भी यहाँ पर अंदर से अंदर नहीं जा सकता। और जब तक मैं तुम्हारे चेहरे को ठीक तरह से देख नहीं लेती तब तक तुम यहाँ पर से हिलोगे भी नहीं हो, चुपचाप यहाँ पर अपना सर नीचे झुकाओ। तो वो सोच रहा होता है कि ये बेवकूफ लड़की यहाँ पर चाहती क्या है, इसे क्या लगता है कि मैं यहाँ पर इसके ऑर्डर्स को फॉलो करूंगा। और इसी के साथ ही सोहो जो होती है उसके घुटने पर किक मारती है जिसकी वजह से हमारा रेड गॉब्लिन वहां पर नीचे की तरफ झुकता है। तो वो उसका चेहरा देखने के बाद कहती है कि तुम्हारा चेहरा ये तो काफी ज्यादा कूल है, बिल्कुल बिग ब्रदर मुई की तरह जैसा उसका पहले चेहरा हुआ करता था। तुम्हारे चेहरे के ऊपर भी काफी सारे स्कार्स हैं और तुम काफी ज्यादा हैंडसम भी हो। और इसी के साथ ही हमारा रेड गॉब्लिन वहां पर शर्माना शुरू कर देता है, जबकि हमारा सांगू साइड के ऊपर खड़ा वहां पर मुस्कुरा रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है। और इसी के साथ सोहो से कहती है कि तुम दोनों के फेस एक जैसे हैं, यानी कि तुम और हमारा बिग ब्रदर मुई दोनों के फेस एक जैसे हैं और तुम यहाँ पर एटीट्यूड और बॉडी बिल्ड के हिसाब से भी उसके जैसे ही हो। और इसी के साथ ही सोहो जो होती है वो हमारे सांगू से कहती है कि बिग ब्रदर मुझे एक फेवर चाहिए। तो वो कहता है हाँ बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कहते हैं कि मुझे ये वाला बंदा चाहिए, इसको मुझे दे दो। तुम्हारा सांगू कहता है क्या तुम इसे क्यों लेना चाहते हो, तुम्हें इससे क्या चाहिए। तो वो उसे कहते हैं कि बस कुछ नहीं, बस मुझे ये बंदा चाहिए, तुम दूसरे को अपने साथ लेकर जा सकते हो, फिलहाल के लिए इसे मेरे पास छोड़ जाओ, मैं इसे काफी सारे काम करवाना चाहती हूँ। तो हमारा रेड गॉब्लिन जो होता है वहां पर चुपचाप खड़ा होता है, सोच रहा होता है कि यहाँ पर क्या होगा, क्या सांगू यहाँ पर क्या इसे कहेगा। तो सांगू इसी के हिसाब से कहता है ठीक है तुम इसे रख सकती हो। तो रेड गॉब्लिन कहता है क्या ये तुम क्या कह रहे हो। तो सोहो कहती है क्या तुमने सुना ना, तुम
तुम यहाँ पर उसके हेंचमैन और उसने तुम्हें ऑर्डर दे दिया कि तुम्हें मेरे साथ रहना है, जो भी मैं तुम्हें कहूंगी वो तुम्हें करना होगा और आज के बाद से तुम मेरे हो। तो रेड गॉब्लिन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों नहीं मानोगे, तुम उसकी बात मानोगे। आज के बाद से मैं यहाँ पर तुम्हारी यंग मिस हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हारी लीडर भी हूँ, जो भी मैं तुमसे कहूंगी तुम्हें वो करना होगा। और इसी के साथ ही वहाँ सांगुच होता है अंदर चला जाता है। तो रेड गॉब्लिन से कहता है कि यंग मास्टर प्लीज यहाँ पर मेरी बात सुनो, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो। जबकि इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि प्लीज यहाँ पर इसके साथ ही रहना और इसके साथ खूब खेलना और मजे करना। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है अंदर का दिखाया जाता है, जहाँ पर बाकी के सभी लोग जो होते हैं वो साइड के पर मावेंग पैलेस के लोगों को देख रहे होते हैं, क्योंकि मावेंग पैलेस के यंग मास्टर और साथ में यंग मिस जो होते हैं वो दोनों ही वहां पर अंदर की तरफ आ रहे होते हैं, क्योंकि वो भी अपनी टीम लेकर वहां पर पहुंचते हैं। तो वहां पर जो लोग पहले से आए होते हैं वो सभी लोग उसकी सिस्टर को वहां पर देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं, साथ ही लाड टपका रहे होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होती है। तो वो कहता है कि यार जहाँ पर इतनी खूबसूरत लड़की जहाँ पर कैसे हो सकती है, लगता है कि ये मावेंग पैलेस की यंग मिस है। यहीं पर हमारे सांगू को दिखाता है कि वो मिस शिन के साथ बैठा वहीं पर साइड के ऊपर एक टेबल पर बैठकर खाना खा रहा होता है। तो यंग मिस उसे कहती है कि यंग मास्टर क्या तुम्हें ये दोनों लोग याद हैं। तो वो उसे कहता है कि हाँ मुझे ये लोग याद हैं, ये तो वही लोग हैं जिन लोगों ने हमारे कुत्तों को मार दिया था। और इसी के साथ ही हमारा यंग मास्टर जो होता है वो भी वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि उसे मिस शिन को पहली बार देखते ही प्यार हो गया था। तो जैसे वो मिस शिन को वहां पर दोबारा देखता है वहां पर रुक जाता है और कहता है कि ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। अगर यहाँ पर ये लड़की अकेली होती तो फिर तो कोई बात अलग होती, लेकिन अभी भी यहाँ पर इस कमीने लड़के के साथ ही यानी इस बैकडोर गार्ड के साथ ही है और मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। जबकि हमारा सांगू जो होता है वहां पर अपने मुंह में खाना डालकर ही बात कर रहा था और कहता है क्या है ये कमीने लोग यहाँ पर हमें घूर कर क्यों देख रहे हैं। और इसी के साथ यंग मास्टर वहां पर सोच रहा था कमीने तुम यहाँ पर जितना खाना खाना है खा लो, क्योंकि एक ना एक दिन मैं यहाँ पर तुम्हारा गला काटूंगा और वो बड़े आराम के साथ और प्यार के साथ तुम्हारा गला काटूंगा। जबकि हमारा सांगू इसी के साथ से कहता है कि क्या तुम लोग यहाँ पर दोबारा से किसी कुत्ते को मारने के लिए आए हो, क्या तुम्हारे गांव में सभी कुत्ते खत्म हो गए हैं जो तुम यहाँ पर इस वक्त इस ड्रैगन मिलिट्री कॉन्फ्रेंस के एरिया में कुत्ते मारने के लिए चले आए हो। तो ये बात सुनते ही उसके साथ जो मास्टर होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मास्टर मुझे ऑर्डर दे, मैं अभी जाकर इस कमीने को मार डालता हूँ। जबकि यंग मास्टर उसे रोक देता है और कहता है कि नहीं मूची यहीं पर रुको, तुम्हें यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 86 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या यहाँ पर फाइट होने वाली है या नहीं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, स्वर्ड्स एंड स्कार्स के एपिसोड 87 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मां सांगू जब वहां पर यंग मास्टर को देखता है तो उसे कहता है क्या तुम लोग यहाँ पर इस इलाके में भी कुत्ते मारने के लिए आए हो। तो ये बात सुनते ही डूची काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो वो उसे कहता है कि रुक जाओ। यंग मास्टर उसे रोक देता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ ही वो मिशन की तरफ वहां पर देख रहा था, फिर साथ ही कहता है कि यंग लेडी हम लोग दोबारा एक दूसरे से यहाँ पर मिल रहे हैं। तो इसी के साथ ही मिशन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे इस तरह से ग्रीट कर रहे हो जैसे कि हम दोनों में कोई रिलेशनशिप हो, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, फिर तुम्हें यहाँ पर मुझे इस तरह से ग्रीट करने की जरूरत नहीं है। और साथ ही हमारा सांगू जो होता है वो चलाकर उसे कहता है कि दूसरों के कुत्तों को मारने वाला अब यहाँ पर मेरी बीवी के ऊपर नजर लगाकर खड़ा है, क्या तुम यहाँ पर अपनी नजरों के साथ इसकी बॉडी को चीर दोगे। तो यंग मास्टर हमारे सांगू की बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर कबाब में हड्डी बनने का बहुत ज्यादा शौक है, क्या तुम यहाँ पर आसपास के माहौल को रीड नहीं कर पा रहे कि हम दोनों यहाँ पर आपस में बात करने की कोशिश कर रहे हैं और तुम बीच में अपनी टांग अड़ा रहे हो। तो हमारा सांगू कहता है क्या तुम फाइट करना चाहते हो। तो इस बात से यंग मास्टर जो होता है वो फाइट तो करना चाहता है लेकिन वो यहाँ पर रूल्स को भी नहीं तोड़ना चाहता। जबकि शिन उसका हाथ पकड़ते हैं और उसे कहते हैं कि यंग मास्टर आपको यहाँ पर इससे फाइट करने की जरूरत नहीं है, ये लोग इस लायक नहीं है कि वो आपसे फाइट कर सके। जबकि वहां सांगू से कहता है कि मुझे इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, अगर ये कमीने यहाँ पर मेरे सामने से अभी दफा नहीं हुए तो मैं अभी इन दोनों को यहाँ पर मार डालूंगा। तो यहाँ पर मावेंग पैलेस के लोगों को मारने में बिल्कुल भी अफसोस नहीं होगा। साथ ही वहां सांगू से कहता है कि दोबारा मेरी वाइफ को तंग मत करना, वरना अगली बार मैं यहाँ पर तुम्हारी गर्दन काट दूंगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और इसी के साथ यंग मास्टर जो था उसकी बात सुनने के बाद दूसरी तरफ मुड़ पड़ता है। तो जैसे वो आगे की तरफ बढ़ता है इसी के साथ सांगू से कहता है कि आज तुम बहुत ज्यादा लकी हो, तुम वो पहले इंसान हो जिसने मेरे साथ इतनी बदतमीज से बात की लेकिन मैंने उसे जिंदा छोड़ दिया। तुम्हारे पास बहुत ही कम दिन बचे हैं, अपने बचे कुछ दिनों को अच्छे से गुजार लो। और इसी के साथ यंग मास्टर अपनी सिस्टर को लेकर आगे बढ़ जाता है। तो उसकी सिस्टर उससे पूछती है कि बिग ब्रदर क्या यही वो लड़की है जिसके बारे में तुम सारा दिन मुझसे बात करते रहते हो, क्या यही वो लड़की है जिसे तुम्हें पहली बार देखते ही प्यार हो गया था। तो वो उसे कहता है कि हाँ यही वो लड़की है, तुम्हें इसको देखकर क्या लगता है। तो वो उसे कहते हैं कि ये लड़की तो वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत है और मुझे लगता है कि तुम्हारी लवर बनकर तो ये और भी ज्यादा खूबसूरत दिखाई देगी, लेकिन अफसोस कि उसका तो पहले से एक लवर है। तो ये बात सुनने के बाद उसका भाई उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि वो एक आम सा गार्ड उसके लायक है, क्या तुम्हें लगता है कि इतनी खूबसूरत लड़की को इस आम से बॉडीगार्ड के साथ होना चाहिए। तो उसकी बहन उसे कहती है क्या ये लड़का है कौन। तो वो उसे कहता है कि वो म्यूजियम में एक बैकडोर गार्ड है। तो ये बात सुनने के बाद उसकी बहन हंसना शुरू कर देती है और कहती है ये तो वाकई में बहुत सा इंटरेस्टिंग बात है, क्या है तुम्हारा लव राइवल है कौन, सिर्फ और सिर्फ एक बैकडोर गार्ड। मुझे तो लगा था
कि यहाँ पर कोई प्रिंस होगा या फिर कोई यहाँ पर बड़े से मंत्री का बेटा होगा। लेकिन मैं यहाँ पर इस बात को भी लेकर काफी ज्यादा हैरान हो रही हूँ, क्या है यहाँ पर इस तरह की खूबसूरत लड़की एक बैकडोर गार्ड के साथ क्यों रहना चाहती है, वो उसके प्यार में क्यों है। तो उसका भाई उसे कहता है कि यही बात तो मैं भी जानना चाहता हूँ। और इसी के साथ ही उसकी बहन उसे कहती है क्या तुमने यहाँ पर उस लड़के की बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता करवाया है। तो उसे कहता है कि हाँ, मुझे यहाँ पर उसकी बैकग्राउंड के बारे में सिर्फ इतना ही पता चला है कि वो म्यूरियम लीग में बैकडोर गार्ड है। उसके ग्रैंडपा जो है वो भी बैकडोर गार्ड थे और वो डोंगपेंग फैमिली से है और उनकी फैमिली में यही होता आया कि वो लोग यहाँ पर बैकडोर गार्ड ही रहे हैं। तो उसकी बहन उसे कहती है और इसके मार्शल आर्ट्स के स्किल्स के बारे में क्या तुम्हें इसके मार्शल आर्ट्स के स्किल्स के बारे में कुछ पता चला, क्योंकि यहाँ पर इसको देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि इसे मार्शल आर्ट्स आती होंगी। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर एग्रेसिवनेस के साथ बात करता है, मुझे लगता है कि इसके पास काफी अच्छा एटीट्यूड है या फिर इसके अंदर इतना ज्यादा भरोसा है कि यहाँ पर अपनी फाइट को जीत पाए। तो उसका ब्रदर उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर इसको एक बार तलवार चलाते हुए देखा है, ये बिल्कुल एक बेवकूफ है और बेवकूफों की तरह ही अटैक करता है, यानी कि इसे यहाँ पर मार्शल आर्ट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो बिग ब्रदर उसे कहता है कि फिलहाल के लिए तो मैंने उस लड़की को जिंदा छोड़ दिया क्योंकि उसके साथ जो लड़की है उसे मैं पसंद करता हूँ, लेकिन जब इस लड़के की मौत आएगी उस वक्त से समझ आएगी कि आसमान कितना ज्यादा हाई है, इसे समझ आएगी कि ये मेरा मुकाबला करने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो उसकी बहन उसे कहती है लेकिन मैं इन सब बातों से बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम्हें यहाँ पर किसी से सच्चा प्यार हो गया है, यहाँ तक कि तुमने उस लड़के की बदतमीजी को भी उस लड़की की वजह से माफ कर दिया, उस लड़की की वजह से इग्नोर कर दिया। तो मैं यहाँ पर इस बात से बहुत ज्यादा खुश होंगी अगर वाकई में एक दिन तुम यहाँ पर सो यांग को अपनी वाइफ बना लेते हो। तो यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है सोहो का दिखाया जाता है कि सोहो रेड गोब्लिन को अपने साथ लेकर गली में चलती हुई जा रही होती है और साथ ही वहाँ पर डम्पलिंग्स खा रही होती है। तो उसे कहता है कि कहीं तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई गोश्त तो नहीं है, पहले भी तुम यहाँ पर इतना खाना ले चुकी हो और अब तुम यहाँ पर और ज्यादा डम्पलिंग्स को खा रही हो। तो वो उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर इस बात की जेलसी हो रही है क्योंकि तुम्हें यहाँ पर पैसे खर्चने पड़ गए हैं, इसी वजह से तुम यहाँ पर मुझे बातें सुना रही हो। तो वो उसे कहता है कि पैसे यहाँ पर मुफ्त में नहीं आते, तुम्हारे खाने के लिए मैंने यहाँ पर अपने काफी सारे पैसे खर्च कर दिए हैं। सोहो से कहते हैं कि हालांकि तुम दिखने में काफी ज्यादा कूल दिखाई देते हो लेकिन तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा गरीब टाइप की बातें करते हो। तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अगर एक लड़की मिली है और उस लड़की के साथ तुम घूम फिर रहे हो तो फिर तुम्हारी जेब जो है वो काफी ज्यादा भरी हुई होनी चाहिए और हमारे अंदर यहाँ पर जेब खाली करने का हौसला भी होना चाहिए क्योंकि लड़कियां हमेशा खर्चा करवाती हैं। तो रेड गॉब्लिन से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कह रही हो, कौन सी लड़की और किसकी लड़की के साथ मैं यहाँ पर बाजार में आया हूँ, तुम सिर्फ एक छोटी सी बच्ची हो और मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं आया, तुम यहाँ पर जबरदस्ती मुझे अपने साथ लेकर आई हो। मुझे लगता है कि तुम्हें ये स्नैक्स छोड़कर घर जाकर अपनी माँ का दूध पीना चाहिए। सो उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहते हैं कि अभी तुमने यहाँ पर क्या कहा। तो रेड गॉब्लिन से कहता है कि तुमने क्लियरली सुना है कि मैंने यहाँ पर क्या कहा है कि तुम एक छोटी सी बच्ची हो और तुम्हें घर जाकर अपनी माँ का दूध पीना चाहिए। तो इसी के साथ ही सोहा वहाँ पर बहुत ही अजीब सा मुंह बनाकर काफी ज्यादा उदास हो जाती है। तो रेड गॉब्लिन से कहता है कि अब अचानक से तुम्हें क्या हो गया है। तो सोहा से कहते हैं कि मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दो, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो। रेड गॉब्लिन से कहता है कि अब ये सवाल कहाँ पर से आ गया। तो वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें इसलिए अपने साथ रखा क्योंकि तुम बिग ब्रदर मुई के जैसे दिखाई देती हो। मुझे अच्छी तरह से पता है कि बिग ब्रदर मुई मेरे साथ नहीं हो सकता क्योंकि उसके साथ हर वक्त एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहती है। वो शिन सुयांग जो है बहुत ज्यादा खूबसूरत है और काफी ज्यादा लंबी भी है और मुझसे काफी ज्यादा क्यूट भी है, इसी वजह से वो बिग ब्रदर के साथ रहती है और मुझे लगता है कि बिग ब्रदर के साथ काफी ज्यादा अच्छी भी लगती है। और मैं यहाँ पर जबरदस्ती से ये तो नहीं कह सकती कि तुम साइड पर हट जाओ, मुझे बिग ब्रदर मुई के साथ रहना है। इसी वजह से मैंने तुम्हें देखा और तुम बिल्कुल उसके जैसे दिखाई देते हो, इसी वजह से मैं तुम्हें अपने साथ लेकर घूम रही हूँ ताकि मैं अपना दर्द भूल जाऊं। तुम्हारा रेड गॉब्लिन से कहता है तो इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पर उस लड़की यानी शिन से जेलस हो रही हो और जेलस होकर तुम ये सब कुछ कर रही हो। तो ये बात सुनते ही सोहो रोना शुरू कर देती है, फिर साथ ही वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है और उसे कहती है कि काश मैं यहाँ पर उस सोयांग से मिलने से पहले बिग ब्रदर मुई से मिली होती और आज मैं यहाँ पर बिग ब्रदर मुई के साथ उस तरह चल रही होती जिस तरह वो लड़की शिन उनके साथ चलती है। अब वो खूबसूरत लड़की उसके साथ होती है तब बिग ब्रदर मुई मेरी तरफ देखता भी नहीं है, चाहे मेरे यहाँ पर कितने बड़े बड़े हो गए लेकिन इसके बावजूद मेरी तरफ नहीं देखता। इस वजह से तो मैं यहाँ पर तुम्हें अपने साथ लेकर गलियों में घूम रही हूँ ताकि कोई भी यहाँ पर ये ना समझे कि मेरा कोई अच्छा बॉयफ्रेंड नहीं है। लेकिन तुम भी यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा कम समझ रहे हो, तुम यहाँ पर मुझे कहते हो कि मैं एक छोटी बच्ची हूँ, घर जाकर अपनी माँ का दूध पीऊं। तो मान रेड गॉब्लिन सोच रहा था कि मैं यहाँ पर इस बच्ची को किस तरह से चुप कराऊं और इसी के साथ ही साइड के ऊपर से उसे आवाज आती है, कोई उसे कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर एक छोटी बच्ची किस तरह से रो रही है। ये बंदा जो होता है हमारा वेव किंग होता है। तो वेव किंग वहाँ पर आने के बाद कहता है कि मैं तुम्हारे जैसे रूथलेस इंसान से मिलना चाहता था, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, हालांकि आज तक मैं तुमसे मिला नहीं हूँ लेकिन तुम्हारी बाउंटी हंटिंग के मैंने बहुत सारे कारनामे सुने हैं। तुम्हारा रेड गॉब्लिन उसे पहचानता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। तो वेव किंग उसे कहता है कि तुम बाउंटी हंटिंग में बहुत ज्यादा फेमस होते जा रहे हो जिसकी वजह से मेरा बिजनेस ठप होता जा रहा है। तो रेड गॉब्लिन कहता है तो क्या तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करने के लिए आए हो। तो वो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ फाइट नहीं करूंगा, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ। तो रेड गॉब्लिन कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम वेव किंग हो, तुम्हारा नाम वैक होंगची है। तो वो उसे कहता है कि चलो शुक्र है कि तुम यहाँ पर मुझे पहचानते तो हो। फिर साथ ही वो उसे कहता है कि मेरे यहाँ पर आने का मकसद तुमसे बहस करना या फिर फाइट करना नहीं है, बल्कि मेरे यहाँ पर आने का मकसद तुम्हें ढूंढना था क्योंकि किसी ने कहा है कि तुम्हारे साथ एक लड़का होगा जिसका नाम डोंगपेंग मुई है, मैं उसको
ढूंढने के लिए आया हूँ, क्योंकि किसी ने मुझे यहाँ पर तुम्हारे पास भेजा है। तो ये बात सुनने के बाद हमारा जो रेड गॉब्लिन होता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि तुम यहाँ पर उसे क्या बताना चाहते हो। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है उनके रूम का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी सोहो भागती हुई अंदर आती है और उसे कहती है कि ब्रदर मुई कोई आपसे मिलने के लिए आया है। तो वो उसे कहता है कौन आया। तो वो कहती है कि बहुत ही बड़ा जाइंट आदमी है, वो आपसे मिलने के लिए आया और वो आपका नाम पुकार रहा है। तो इसी के साथ ही वेव किंग को अंदर बुलाया जाता है। तो वेव किंग अंदर आने के बाद कहता है कि लड़के क्या तुम्हारा नाम डोंग बैंग मुई है। तो रेड गॉब्लिन से कहता है कि इस बंदे को वेव किंग कहता है, ये मेरी तरह एक बाउंटी हंटर है, ये हमें गांव में मिला। इसने कहा कि किसी ने यहाँ पर तुम्हारा नाम इसे बताया और किसी ने यह भी बताया था कि मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, इसी वजह से ये हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आया और ये तुम्हें कुछ बताना चाहता है। तुम्हारा सांगू कहता है कि वेव किंग मुझे क्या बताना चाहता है, हम दोनों तो पहले जिंदगी में कभी मिले भी नहीं हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 87 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग मजेदार फाइट देखेंगे। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड्स एंड स्कार्स की एपिसोड 88 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जो वेव किंग होता है वो सांगू से मिलने के लिए आता है और आकर उसे कहता है कि मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। तो सांगू कहता है कि तुम्हें मुझे क्या बात बतानी है। तो वो कहता है कि तुम किस किस्म के कमीने इंसान हो कि तुमने अपनी लड़की को अकेले छोड़ दिया और वो बेचारी अपनी एक नौकरानी के साथ बाहर जंगल में घूम रही थी, जहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है। तो ये बात सुनने के बाद हमारा सांगू से कहता है ये क्या बकवास कर रहे हो, मेरी कौन सी लड़की है, तुम यहाँ पर किस लड़की के बारे में बात कर रहे हो। तो वो उसे कहता है कि अच्छा तो तुम्हें यहाँ पर पता नहीं है, मैं यहाँ पर प्रिंसेस हॉरियोंग की बात कर रहा हूं। तो ये बात सुनते ही हमारा सांगू कहता है क्या प्रिंसेस हॉरियोंग, उसके साथ क्या हुआ, वो कहां पर है, क्या वो यहाँ पर जंगल में घूम रही थी, लेकिन वो वहां पर कैसे पहुंची। वेव किंग उसे सारी की सारी बात बताता है कि ग्रेट मर्डरस वॉरियर जो कि इवल एसोसिएशन का था, जिसका नाम इल टाक भी है, वो यहाँ पर उसे उठाकर ले गया है। वेव किंग उसे कहता है कि रास्ते में दो गुंडे जो थे वो उन लड़कियों को किडनैप करके लेकर जा रहे थे, तो मैंने उन लड़कियों को वहां पर से बचाया और उसके बाद प्रिंसेस को अपने बारे में बताया। तो मेरा उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि मैं उसका बॉडीगार्ड बनूंगा और उसे तुम्हें ढूंढने तक उसका साथ दूंगा। हालांकि हम दोनों में काफी अच्छी डील भी हो गई थी, लेकिन रास्ते में वहां पर कहीं पर अचानक से इवल एसोसिएशन के कमीने लोग आ गए। वो लोग मुझसे ज्यादा पावरफुल थे और उनके साथ लोग भी ज्यादा थे, इसी वजह से उन लोगों ने मुझे बुरी तरह जख्मी करके क्लिफ से नीचे फेंक दिया। तो मैं यहाँ पर तुम्हें ढूंढने के लिए आ गया। अगर प्रिंसेस को बचाना है तो मुझे लगा कि शायद तुम्हें ढूंढ लूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो कमीना ग्रेट मर्डरस वॉरियर जिसका एक बाजू था वो उस लड़की हॉरियोंग को अपने साथ ले गया, उसे किडनैप करके ले गया और उसने कहा कि इसे अपने साथ ले जाते हैं तो तुम यहाँ पर यानी कि डोंग बैंग मुई उसे ढूंढने के लिए वहां पर जरूर आएगा। जिस तरह से वो कमीना यहाँ पर तुम्हारा नाम ले रहा था, मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में था, शायद वो तुमसे बदला लेना चाहता है। मुझे लगता है कि तुमने उसके साथ कुछ ना कुछ तो जरूर किया होगा। और इसी के साथ ही वेव किंग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर प्रिंसेस को बचाने में फेल हो गया हूँ, तो मैं अपनी गार्ड की ड्यूटी पूरी नहीं कर सका, इसी वजह से मैं यहाँ पर अपना फर्ज पूरा करने के लिए आया हूँ, ताकि मैं यहाँ पर आकर तुम्हें इस बारे में इन्फॉर्म कर सकूं, जिस बंदे को वो ढूंढ रही थी उस बंदे को आकर बता सकूं। मैं अकेला इवल एसोसिएशन का मुकाबला नहीं कर सकता। इवल एसोसिएशन के लोग बहुत ज्यादा कमीने हैं और उनके पास बहुत ही पावरफुल फोर्सेस हैं। वो 10,000 इवल्स का सेक्टर है और वहां पर बहुत सारे लोग हैं, इसी वजह से मैं वहां पर अकेले जाकर उसको नहीं बचा पाऊंगा। इसकी सारी बात सुनने के बाद हमारा सांगू वहां पर सोच रहा था और मिस शीन उसे कहता है कि यंग मास्टर अब आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं। तुम्हारा सांगू कहता है कि मुझे वहां पर जाना ही पड़ेगा, पहले भी यहाँ पर इवल एसोसिएशन से मैं बदला लेना चाहता हूँ। मिस डैंग के साथ उन लोगों ने जो कुछ भी किया, इसी वजह से मैं यहाँ पर उनके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हूं। ऊपर से अब यहाँ पर उन लोगों ने प्रिंसेस हॉरियोंग को भी किडनैप कर लिया है। अब तो यहाँ पर उन सभी लोगों का मरना तय है। और इसी के साथ ही वो मिस शिन से कहता है कि मुझे जाना होगा, मिस डैंग को जाकर बता देना कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। तो ये बात सुनने के बाद शिन से कहती है तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। तुम्हारा सांगू कहता है कि नहीं तुम मेरे साथ नहीं जा सकती। तो वो उसे कहती है लेकिन तुम्हें यहाँ पर तैयार होने के में काफी ज्यादा समय लगेगा, क्या तुम बस इसी तरह यहाँ पर से निकल जाओगे। इवल एसोसिएशन के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे हो, तुम्हें यहाँ पर प्लान्स बनाने पड़ेंगे, तुम्हें तैयारी करनी पड़ेगी, तुम्हें वेपन्स लेने पड़ेंगे और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में सोचना पड़ेगा। इवल एसोसिएशन के ऊपर अटैक करने के बाद क्या होगा ये भी तो हमें सोचना पड़ेगा। तुम इस तरह से बिना सोचे वहां पर नहीं जा सकते। मिस डैंग के साथ पहले बात करते हैं, वो हमें बताएंगे कि आगे क्या करना है। सांगू से कहता है कि मेरे पास यहाँ पर ये सब कुछ करने का समय नहीं है और ना ही मुझे यहाँ पर ये सब कुछ करने की जरूरत है। मुझे पता है कि मेरा टारगेट कौन है, इवल एसोसिएशन के लोग। अगर वो लोग चुपचाप वहां पर उन लोगों को जो कल्प्रेट्स है सामने नहीं लेकर आएंगे तो मैं पूरी की पूरी इवल एसोसिएशन को बर्बाद कर दूंगा। और साथ ही वो जॉनो से कहता है कि डेथ रीपर तुम मेरे साथ चलोगे। जब वो उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलोगे तो ये बात सुनने के बाद वेव किंग कहता है क्या सिर्फ और सिर्फ अपने साथ एक गार्ड को लेकर जाना चाहता है, सिर्फ 2 लोग जाकर इवल एसोसिएशन में उस लड़की को बचाने के लिए जाने वाले हैं। तो मिस शिन कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ जाने वाली हूं। तो वो कहता है नहीं मिस शिन तुम यहाँ पर मेरे साथ नहीं जा सकती। और रेड गॉब्लिन से कहता है कि मेरा क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है, मैं वहां पर तुम्हारे लिए ज्यादा काम का हूँ। सांगू से कहता है कि मुझे पता है कि तुम ज्यादा काम क्यों, इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर एक हैवी जिम्मेदारी दे रहा हूँ। तुम्हें मिस डैंक और मिस शिन इन दोनों को यहाँ पर सेफ रखना होगा, इन दोनों को कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन वो से कहता है तुम डेथ रीपर को भी तो यहाँ पर छोड़कर जा सकते हो, वैसे भी तो मिस डैंग इसकी जिम्मेदारी है जो उनके बॉडीगार्ड रह चुका है, तो इसे यहाँ पर छोड़ जाओ, मुझे अपने साथ ले जाओ। तो हमारा सांगू से कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं
जो भी कह रहा हूँ। तो रेड गॉब्लिन वहाँ पर नखरे करना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि नहीं नहीं, मैं यहाँ पर नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, इसको यहाँ पर छोड़कर जाओ। जबकि मिस सोहो से कहती है कि रेड हेयर डेविल, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर इतनी आसानी से जा सकते हो? आज के बाद से मैं तुम्हारे लीडर हूँ, अगर मैं तुम्हें यहाँ पर से जाने की इजाजत नहीं दूंगी तो तुम यहाँ पर से कहीं पर भी नहीं जाने वाले। तो रेड गॉब्लिन कहता है अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, तुम लोग जा सकते हो, लेकिन प्लीज वहां पर से सही सलामत वापस आ जाना, मैं यहाँ पर ही रुकूंगा। लेकिन वेव किंग को वहां पर बिल्कुल भी इस बात की समझ नहीं आ रही होती। वेव किंग कहता है क्या ये वाकई में यहाँ पर अपने साथ सिर्फ एक बंदे को लेकर जाना चाहता है, यानी कि सिर्फ 2 लोग जाकर इवल एसोसिएशन के ऊपर अटैक करना चाहते हैं, या तो यहाँ पर ये वाकई में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि ये अकेला वहां पर जाकर सब कुछ कर लेगा, या फिर ये कोई बेवकूफ है जो वहां पर जाकर मरना चाहता है। तो वेव किंग वहां पर अपने आप में ये सब कुछ सोच रहा था। इसी चक्कर में वहां पर हमारे सांगू को छोटा बच्चा कह देता है। जैसे ही उसे लिटिल किड कहकर पुकारता है तो वो सभी लोग उसे घूर कर देखना शुरू कर देते हैं। तो वेव किंग इसी के साथ ही वहीं पर खामोश हो जाता है। तो रेड गॉब्लिन से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पर इस यंग मास्टर के आसपास क्यों दुम हिलाते घूम रहे हैं? क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान है, अगर ये चाहे तो ये अकेले पूरी की पूरी इवल एसोसिएशन को बर्बाद कर सकता है। तो तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा सांगू से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कहना चाहते थे? तो वेव किंग उसे कहता है कि मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि तुम वहां पर जाकर अपने आप को मरवाने वाले हो। इवल एसोसिएशन कोई छोटी मोटी एसोसिएशन नहीं है, बहुत सारे सेक्टर्स उसके अंदर मर्ज और बहुत सारे पावरफुल मास्टर्स वहां पर मौजूद हैं। और ना सिर्फ वहां पर मास्टर्स हैं बल्कि उनके पास एक बहुत ही बड़ी आर्मी भी है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर म्यूरम अलायंस के बहुत सारे गार्ड्स को अपने साथ वहां पर लेकर जाना चाहिए, या फिर रॉयल पैलेस में से जाकर मिंग आर्मी को लेकर जाना चाहिए? तुम्हारा सांगू से कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर सभी को लेकर क्यों जाऊंगा, मैं अकेले वहां पर जाने वाला हूँ। ये तो वहां पर जाने के बाद पता चलेगा कि मैं मरूंगा या वो लोग मरेंगे, क्योंकि इवल एसोसिएशन के मरने का वक्त तो आ चुका है। जो भी उन लोगों ने घिनौने क्राइम किया उन सभी का उनको बदला चुकाना पड़ेगा। तुम बस यहाँ पर मुझे रास्ता बताओ, वहां पर अंदर जाने की भी जरूरत नहीं है, तुम वहां पर बाहर खड़े हो जाना, हम लोग अकेले अंदर जाएंगे। तो वेव किंग कहता हाँ क्यों नहीं, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा कॉन्फिडेंट कहां से आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम्हें वहां पर तो लेकर जा ही सकता हूं, क्योंकि ये मेरा फर्ज है, क्योंकि मैंने उन लड़कियों के साथ एक डील की थी उनको सिक्योर रखने की, इसी वजह से मैं तुम्हें वहां तक लेकर जाऊंगा। तुम्हारा सांगू मिस शिन से कहता है कि मुझे नहीं पता कि प्रिंसेस अपने पैलेस को छोड़कर भागी क्यों, लेकिन मैं वहां पर जाऊंगा, प्रिंसेस को बचाऊंगा और उसे वापस पैलेस में छोड़कर वापस यहाँ पर आ जाऊंगा। मैं सारे मसले खुद ही सॉल्व कर लूंगा, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो वो उसे कहते हैं लेकिन अपना भी ध्यान रखना, और वहां पर पहुंचने के बाद मुझे मैसेज जरूर भिजवा देना कि सब कुछ क्लियर हो गया। तो सांगू कहता है हाँ क्यों नहीं, और इसी के साथ ही मां सांगू वहां पर से निकल जाता है। तो नेक्स्ट सीन ये इवल एसोसिएशन का दिखाया जाता है। इवल एसोसिएशन के अंदर ग्रेट मर्डरस वॉरियर इल्ताक को दिखाता है कि वो चिल्लाकर कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, किसने यहाँ पर हमारे यंग मास्टर को पीटा है? यंग मास्टर वोंग क्योंकि वापस आ जाता है तो उसका सर्वेंट उसे कहता है कि सर, यंग मास्टर वोंग को एक लड़का जिसका नाम डोंगबैंग मुई है उसने बुरी तरह से पीटा है, यानी कि उसने वहां पर उसे हरा दिया। तो इल्ताक उसे कहता है कि तुमने अभी भी यहाँ पर क्या नाम लिया कि उसका नाम डोंगबैंग मुई है, क्या वो वाकई में ड्रैगन मिलिट्री कॉन्फ्रेंस के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन पार्टिसिपेंट्स में था? तो वो कहता है कि नहीं सर, वो उन पार्टिसिपेंट्स में नहीं था, बल्कि वो उनके साथ एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर था, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक गार्ड था। ये बात सुनते इल्ताक और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो एक गार्ड कैसे हो सकता है? अगर वो एक एम्परर का सीक्रेट एजेंट है, यानी डोंगबैंग मुई अगर सीक्रेट एजेंट है तो फिर वो म्यूरियम लीग का एक गार्ड कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि ये दोनों लोग अलग अलग हैं, ये दोनों सेम नहीं हो सकते। तुम्हें इस बारे में क्या लगता है? हो सकता है कि दोनों का नाम सेम हो। तो ग्रेट प्रोटेक्टर उसे कहता है कि हाँ सर ऐसा हो सकता है, हम लोग यहाँ पर इसकी डिटेल्स को ज्यादा कंफर्म नहीं कर सकते, जितना आपने यहाँ पर हमें बताया था और जितना यंग मास्टर ने भी यहाँ पर बताया है उसके मुताबिक तो मुझे यही लगता है कि ग्रेट मर्डरस वॉरियर आपने जिस लड़के से फायर की थी ये लड़का वही है। तो इल्ताक भी उसे कहता है तो फिर जाओ जाकर उसके बारे में और सा इन्फॉर्मेशन निकाल कर लाओ, मुझे उस लड़के के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो प्रोटेक्टर उसे कहता है जी सर मैं अभी जाता हूँ, जाकर सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ। फिर साथ ही इल्ताक उसे कहता है लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे दोनों लोग अलग अलग हैं तो फिर यहाँ पर हमारा यंग मास्टर वोंग अपने 20 डिसाइपल्स के साथ हार कर कैसे आ सकता है? तुमने कहा ना कि वो अपने साथ 20 लोगों को लेकर गया था और सभी के सभी लोग जो हैं वो मार्शल आर्ट्स में परफेक्ट हैं। तो प्रोटेक्टर उसे कहता है हाँ सर, यंग मास्टर वोंग ने हमें यहाँ पर जो बताया है उसके मुताबिक उनका कहना यह है कि उसके स्किल्स बहुत ज्यादा हायर लेवल के थे और उसके स्किल्स को देखकर लगता है कोई बुढ़ा मास्टर जो था वो यहाँ पर जवान होकर यानी जवानी के बेस में वहां पर गार्ड बनकर घूम रहा है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 88 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग इवल एसोसिएशन वर्सेस सांगू देखेंगे। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि प्रोटेक्टर इल्ताक बी से कहता है कि वो जो बंदा है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो कोई सीनियर मास्टर है जो कि एक यंग मैन के बेस में छुपा हुआ है। तो इल्ताक बी उसे कहता है अगर ऐसी बात है उसका मतलब यह है कि वो गार्ड और वो सीक्रेट एजेंट दोनों अलग अलग हो सकते हैं, सिर्फ दोनों के नाम एक जैसे हैं। तो प्रोटेक्टर कहता है कि ऐसा हो सकता है। यंग मास्टर वोंग ने भी अपने लोगों को काम पर लगा दिया, वो लोग अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यूज करके उस लड़के के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवा रहे हैं। तो इल्ताक बी उसे कहता है कि मेरे बड़े भाई को इस सब के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, अगर उसे इस सब के बारे में पता चल गया
कि उसका छोटा भाई जो है यानी कि हमारा यंग मास्टर जो है वो हार कर वापस आया और मैं भी यहाँ पर अपना एक बाजू कटवा चुका हूँ, तो इस बात से बड़े भाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। और साथ ही उसे कहता है कि उस लड़की का क्या क्या, उस लड़की के बारे में तुम्हें बड़े भाई को बताया तो नहीं, यानी एम्परर को बताया तो नहीं। तो वो कहता है नहीं, उसे यहाँ पर हम लोगों ने प्रिजन में डाल दिया है, नॉर्दर्न डेथ प्रिजन के अंदर उसे बंद किया गया उसकी नौकरानी के साथ, और अभी तक मैंने यहाँ पर एम्परर को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो वो कहता है बहुत ही अच्छे, बिग ब्रदर को इस बारे में पता भी नहीं चलना चाहिए, मैं इन सभी मसलों को खुद से हल करना चाहता हूँ। तो प्रोटेक्टर कहता है जी सर, जैसा आप कहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। तो इल्टाक भी कहता है कि बहुत ही जल्दी वो कमीना यहाँ पर जरूर आएगा, मछली मेरे जाल में फंसने वाली है, उसे यहाँ पर आने के बाद वो यहाँ पर जिंदा बचकर वापस नहीं जा पाएगा। साथ ही वो अपने प्रोटेक्टर से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि प्रिंसेस हॉर्योंग के बारे में इंफॉर्मेशन लीक करना स्टार्ट करो, सभी लोगों को पता होना चाहिए कि प्रिंसेस हॉर्योंग को यहाँ पर किडनैप करके रखा गया है। तो प्रोटेक्टर कहता है जी सर, यहाँ पर ऐसा ही होगा। और इसी के साथ इल्टाक भी कहता है कि बहुत ही जल्दी मेरा बदला पूरा होने वाला है, अब जब तुम यहाँ पर आओगे तो उसके बाद मैं अपने हाथों के साथ तुम्हें मारने वाला हूँ, तुम्हारी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करूंगा, तुमने मेरा बाजू काटा था, मैं तुम्हारी पूरी बॉडी के टुकड़े करूंगा। और यहीं पर हमें हीवल एसोसिएशन के बाहर का सीन दिखाते हैं कि क्लिफ के ऊपर हमारा सांगू, वेव किंग और डेथ रीपर तीनों खड़े होते हैं और वो लोग वहां पर से नीचे की तरफ देख रहे होते हैं। तो वेव किंग कहता है कि यही ईवल एसोसिएशन है, बताओ कि तुम क्या करने वाले हो। तुम्हारा सांगू से कहता है बताओ कि तुम्हारा क्या प्लान था, क्योंकि तुम भी तो यहाँ पर प्रिंसेस को बचाने के लिए आने वाले थे। तो वेव किंग उसे कहता है कि मैं यहाँ पर पूरा दिन यहाँ पर रुक कर देखता, पूरी जगह को एनालाइज करता और रात के वक्त यहाँ पर से अंदर घुसता, यानी चुपचाप अंदर जाता, बहुत ही कम फाइट करता और प्रिंसेस को बचाकर कोई ना कोई तरीका ढूंढता, प्रिंसेस को लेकर बाहर आ जाता। जिसके लिए मुझे अंदर जाने के बाद पहले किसी ईवल एसोसिएशन के एक मेंबर को पकड़ना पड़ता, उसे पीट कर उसके पास से इंफॉर्मेशन निकलवानी पड़ती और उसके बाद प्रिंसेस की लोकेशन लेकर वहां पर से प्रिंसेस को ले आता। तुम्हारा सांगू से कहता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तो वो कहते तो फिर तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो। तुम्हारा सांगू से कहता है कि मैं यहाँ पर प्रिंसेस हॉर्योंग को बचाने के लिए आया हूँ, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसेस हॉर्योंग को नहीं बचाना, बल्कि मुझे यहाँ पर किसी से कुछ और भी पूछना है, जिसके लिए मुझे यहाँ पर उनके लीडर से बात करनी पड़ेगी। और अगर मुझे यहाँ पर परफेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए और सही इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फिर मुझे जाकर उनके लीडर से ही बात करनी पड़ेगी और उसके लिए मुझे डायरेक्टली वहां पर जाना पड़ेगा। तो वेव किंग उसे कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, तुम यहाँ पर डायरेक्टली उनके दरवाजे पर जाकर उनसे लीडर से मिलना चाहते हो, तुम्हें क्या लगता है कि ईवल एसोसिएशन के लोग तुम्हें यहाँ पर अपने लीडर तक पहुंचने देंगे? तुम पागल हो गए हो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, इस तरह तुम प्रिंसेस को भी नहीं बचा पाओगे और खुद भी मारे जाओगे। जबकि हमारा सांगू वहां पर से आगे बढ़ जाता है और उसे कहता है अगर तुम्हें हमारे साथ नहीं आना तो तुम वापस जा सकते हो, जबकि मैं तो यहाँ से सीधा दरवाजे के ऊपर ही जाने वाला हूँ। और इसी के साथ ही हमारा सांगू वहां पर दरवाजे पर जाता है और मेन डोर के ऊपर जाकर एनर्जी को रिलीज करते हुए अटैक करता है, तो पूरे का पूरा दरवाजा उड़ जाता है और दरवाजे के साथ उनकी दीवार भी टूट जाती है। तो ये देखने के बाद वेव किंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और अंदर जो गार्ड्स होते हैं वो सभी लोग कहते हैं कि अटैक हो गया, अटैक हो गया। तो वेव किंग कहता है कि इस लड़के की स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा इंसेन है, मुझे तो लगा था ये सिर्फ एक छोटा सा बच्चा है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ जरा चेक करो। और इसी के साथ ही हमारा डेथ रीपर उसे कहता है कि वेव किंग अपना मुंह बंद करो वरना तुम्हारे मुंह में धूल चली जाएगी। तो वो कहता है हाँ ठीक है ठीक है, और साथ ही वो आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। जबकि प्रोटेक्टर जो होता है वो कहता है क्या हुआ, क्या किसी मॉन्स्टर ने हमारे दरवाजे के ऊपर अटैक किया है? तो गार्ड्स जो होते हैं वो कहते हैं नहीं सर, किसी मॉन्स्टर नहीं बल्कि 3 लोग हैं, उन लोगों ने दरवाजे को तोड़ दिया है। तो इसी के साथ ही प्रोटेक्टर भी वहां पर आ जाता है अपने साथ एक ग्रेट जनरल को लेकर, वो दोनों वहां पर आते हैं और आने के बाद गेट की हालत देखते हैं तो कहते हैं कि हमारे फोर्ट्रेस यानी कि हमारा ईवल एसोसिएशन का मेन गेट है उसको इतनी बुरी तरह से किसने तोड़ दिया। पर जो गार्ड्स होते हैं वो उसे कहते हैं कि चीफ यही वो लड़का है जिसने यहाँ पर ये किया है, इस कमीने लड़के ने अटैक करके दरवाजे को तोड़ा है। तुम्हारा सांगू जो होता है उसकी तरफ घूर कर देख रहा होता है, तो सामने से प्रोटेक्टर उसे कहता है कि आखिर तुम कौन हो। तुम्हारा सांगू से कहता है तुम बताओ कि तुम कौन हो। तो उसकी बात सुनने के बाद उसे अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम योम चीज यो है और मैं यहाँ का चीफ प्रोटेक्टर हूँ। तुम्हारा सांगू से पूछता है कि तुम्हारे साथ वाला बंदा कौन है, तो उसे कहता है कि मैं यहाँ के एक स्क्वाड का जनरल हूँ। तो फिर साथ ही उसे कहते हैं कि आप बताओ कि तुम कौन हो। तुम्हारा सांगू से कहता है कि तुम्हारे जैसे लो स्टेटस के लोगों से मुझे बात नहीं करनी, जाओ जाकर अपने सेक्टर लीडर को बुला कर लाओ, मुझे सिर्फ और सिर्फ उससे बात करनी है, मैं उसी को अपना नाम बताऊंगा। तो इसी के साथ प्रोटेक्टर चिल्लाकर उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हमें ये कहने की हम लोग जाकर अपने मास्टर को यहाँ तुमसे मिलने के लिए बुला कर लाएं। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें पहले यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी बतानी चाहिए और अपने यहाँ पर आने का मकसद बताना चाहिए? तुमने यहाँ पर आकर हमारा दरवाजा भी तोड़ दिया। तुम्हारा सांगू से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर तुम लोगों से बात करनी चाहिए, जाओ जाकर अपने बॉस को बुला कर लाओ, तुम्हें यहाँ पर ये सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। प्रोटेक्टर उसे कहता है कि मुझे ये बताओ क्या तुम लोगों ने यहाँ पर हमारे गेट को ही तोड़ा है? तुम्हारा सांगू से कहता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? हाँ मैंने यहाँ पर तुम्हारे गेट को तोड़ा है। तो तुम यहाँ पर अपनी पूरी ईवल एसोसिएशन की बिल्डिंग्स का यही हाल नहीं देखना चाहते तो जल्दी से जाओ जाकर अपने बॉस को बुला लाओ, क्योंकि मैं यहाँ पर ज्यादा वेट नहीं कर सकता। और इसी के साथ प्रोटेक्टर उसे कहता है कि हमारे म्यूजियम में यानी कि इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में गन पाउडर का यूज करना मना है, एम्परर ने गन पाउडर यूज करने पर पाबंदी लगाई हुई है, फिर तुम यहाँ पर गन पाउडर को यूज करके कानून की खिलाफवर्जी कैसे कर सकते हो? आज तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर गन पाउडर यूज करने की? तुम्हारा सांगू से कहता है कि गन पाउडर, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इस बेकार से गेट को तोड़ने के लिए मुझे गन पाउडर की जरूरत पड़ेगी? और साथ ही हमारा सांगू वहां पर ग्राउंड के ऊपर पांव मारता है जिसकी वजह से
उसका प्रेशर रिलीज होता है। जब वो अपने प्रेशर को रिलीज करता है तो उसके साथ ही वो सभी लोग जो होते हैं उनके पांव लड़खड़ा जाते हैं, क्योंकि वहां पर भूकंप आता है और एक स्लैश निकलती है, जो स्लैश सीधी जाकर पीछे एक बिल्डिंग के साथ टकराती है, तो पूरी बिल्डिंग वहां पर ढह जाती है। प्रोटेक्टर और जनरल दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इस लड़के की पावर्स तो वाकई में अनइमेजिनेबल है, हम लोग तो जहां पर सोच भी नहीं सकते कि आज लड़का कितना पावरफुल हो सकता है। और वो दोनों ही अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। तुम्हारा सांगू कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर तुमसे बार बार कहने की जरूरत नहीं है, या फिर मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पर मार डालू तो तुम्हारा मास्टर खुद ही यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। अब जल्दी से यहाँ पर बताओ कि तुम अपने बॉस को बुला कर लाओगे या नहीं, ये तुम्हारे लिए आखिरी वार्निंग है। तो चीफ प्रोटेक्टर वहां पर सोच रहा था कि इसका मतलब यह है कि इस लड़के ने यहाँ पर हमारे गेट को गन पाउडर से नहीं बल्कि अपनी पावर्स के साथ ही तोड़ा है। ये लड़का जो है ये काफी ज्यादा पावरफुल लगता है, मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर बॉस को बुलाकर लाना पड़ेगा, तभी यहाँ पर इससे बातचीत हो पाएगी। और इसी के साथ ही जब वो उसके चेहरे की तरफ घूर घूर कर देख रहा था, इसी के साथ से वहां पर याद आता है कि ये तो डोंगबैंग मुई हो सकता है। और इसी के साथ ही वो अपनी वॉइस ट्रांसमिशन को यूज करते हुए जनरल और एक सोल्जर से कहता है कि सोल्जर जल्दी से जाओ, जाकर ग्रेट मर्डरस वॉरियर को इस बारे में इन्फॉर्म करो, उसे कहो कि डोंगबैंग मुई जहां पर दरवाजे के ऊपर आया है। मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी जाकर उसे बुलाया जाए, जाकर उससे पूछो कि आगे क्या करना है। और इसी के साथ ही वो जनरल से भी कहता है कि मैं इस लड़के की आइडेंटिटी जानता हूं। तो जनरल उसे कहता है कौन है ये लड़का, तो उसे कहता है क्या तुम्हें याद है कुछ अर्सा पहले, यानी तकरीबन 2 साल पहले हमारे मास्टर इल्टाक बी का एक बाजू काट गया था, वो एक इंटरनल एजेंट के साथ फाइट करते वक्त उनका एक बाजू कटा था। ये वही लड़का है, ये वही सीक्रेट एजेंट है नंबर 19 जिसने उनका बाजू काटा था। साथ ही तुम्हें याद होगा कि हमारे यंग मास्टर वोंग जो है वो भी यहाँ पर फाइट में पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे ड्रैगन मिलिट्री कॉन्फ्रेंस के लिए, लेकिन वो भी वहां पर से वापस आ गए क्योंकि रास्ते में उनके किसी के साथ फाइट हुई थी। ये वही लड़का है, ये वही गार्ड डोंगबैंग मुई है। तो ये बात सुनने के बाद जनरल भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और साथ ही वो उसे बताता है कि इसके साथ जो राइट साइड के ऊपर खड़ा है वो और वेव किंग है, वो एक बाउंटी हंटर है, और उसकी दूसरी साइड के ऊपर डेथ रीपर है, जिसे यहाँ पर किंग ऑफ डेथ को मारने के लिए भेजा गया था। जनरल उसे कहता है लेकिन ये लोग यहाँ पर हमारे दरवाजे के ऊपर आकर हमें गुस्सा दिलाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, उन्होंने हमारा दरवाजा क्यों तोड़ा है। प्रोटेक्टर उसे कहता है कि मुझे पता है कि ये लोग यहाँ पर क्यों आए होंगे, क्योंकि ग्रेट मर्डरस वॉरियर का जब बाजू कटा था पिछले 2 साल से बहुत ज्यादा गुस्से में था, और उसे पता चला कि प्रिंसेस होरियोंग जो है वो इसके प्यार में, और प्रिंसेस को उसने किडनैप कर लिया, प्रिंसेस को किडनैप करके उसने यहाँ पर लाकर प्रिजन में बंद कर दिया है। और उसके बाद वो जानबूझकर उसे यहाँ पर लाना चाहते थे ताकि प्रिंसेस को किडनैप करके इसे यहाँ पर चारा डाला जाए, और ये लड़का यहाँ पर प्रिंसेस को बचाने के लिए आया है। जनरल उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि अच्छा ठीक है, मुझे यहाँ पर सारी सिचुएशन की समझ आ गई। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि इसका मतलब तो यह है कि हमारा ग्रेट मर्डरस वॉरियर जो है वो एक बच्चे से हार गया। सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि हमारा यंग मास्टर वोंग जिसने यहाँ पर फॉरबिडन मार्शल आर्ट्स को मास्टर किया हुआ है, जिसे नाइन जिंग डिवाइन टेक्निक कहते हैं, उस टेक्निक के बावजूद भी हमारा यंग मास्टर इस लड़के से हार गया है। तो उसका मतलब यह है कि ये लड़का जो है ये हमसे तो ज्यादा ही स्ट्रॉन्गर है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 89 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या यहाँ पर इवल एसोसिएशन का लीडर खुद यहाँ पर इनसे बात करने के लिए आएगा या नहीं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, स्वर्ड्स एंड स्कार्स के एपिसोड 90 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था कि हमारा सांगू जो होता है वो इवल एसोसिएशन में होता है, जहां पर इवल एसोसिएशन के चीफ और उसके साथ जनरल दोनों उसका सामना कर रहे होते हैं। तो इसी के साथ ही थोड़ी देर में वहां पर वोंग भी निकल कर आ जाता है। तो यंग मास्टर वोंग वहां पर आते ही कहता है कमीने तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, और साथ ही वो मेन गेट की हालत देखता है और कहता है कि ये मेन गेट को क्या हुआ है, हमारा दरवाजा किसने तोड़ दिया। तो चीफ उसे कहता है कि यंग मास्टर ये सब कुछ इसी कमीने ने किया है। तुम्हारा सांगू से कहता है तो अच्छी बात है कि तुम भी यहाँ पर आ गए हो, बहुत ही जल्दी यहाँ पर सब कुछ स्टार्ट होने वाला है। जब तुम्हारा बुढ़ा खुसट यहाँ पर आ जाएगा अपने सेक्टर लीडर को यहाँ पर बुलाओ और मैं यहाँ पर सारी की सारी कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करता हूँ, मुझे उससे बात करनी है। मास्टर वुंग वहाँ पर सोच रहा था कि मैं अपने रूम में था और उस वक्त मुझे यहाँ पर जबरदस्त कंपनसेशन महसूस हुई, ऐसा लगा जैसे भूकंप आया है, लेकिन असल में भूकंप नहीं आया। इस कमीने ने यहाँ पर अपनी स्किल्स के साथ इस दरवाजे को तोड़ा है। तो जितना मुझे लगा था कि ये स्ट्रॉन्गर है उससे ज्यादा ये स्ट्रॉन्गर निकला, क्योंकि मुझे लगा ही था कि उसने वहां पर अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ मेरे से फाइट नहीं की थी। और जिस तरह इसने गेट को तोड़ा इससे तो पता चलता है कि इसकी स्ट्रेंथ मुझसे ज्यादा ही है। फिर साथ ही उसे कहता है कि चलो शुक्र है कि तुम खुद यहाँ पर आ गए हो, अब जबकि तुम यहाँ पर आ गए हो तो फिर तुम यहाँ पर से जिंदा वापस नहीं जाओगे। तुम्हारा सांगू से कहता है कि मुझे इस बारे में तो नहीं पता कि कौन यहाँ पर से जिंदा जाएगा या नहीं, लेकिन जल्दी से अपने बुढ़े खूसट को बुला कर लाओ क्योंकि बहुत ही जल्दी तुम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हो। तो यंग मास्टर वुंग उसे कहता है कि तुम अभी भी यहाँ पर इतने ज्यादा एरोगेंटली बात कर रहे हो, यहाँ पर अपने आसपास देखो जरा, तुम्हारे आसपास कितने सारे लोग हैं, ये सारे के सारे इवल एसोसिएशन के सोल्जर्स हैं और तुम तीनों यहाँ पर इसी जगह के पर मरने वाले हो। और वो अपने सोल्जर से कहता है कि सभी लोग इसे चारों तरफ से घेर लो, जबकि मां सांगू से कहता है कि जल्दबाजी करने की कोशिश मत करो क्योंकि मुझे यहाँ पर इतनी जल्दी खून खराबा देखने की आदत नहीं है। मैं यहाँ पर मारूंगा लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों को जिन लोगों ने कुछ बुरा किया है। तुम भी यहाँ पर मेरे टारगेट में शामिल हो तो फिर तुम भी यहाँ पर मेरे हाथ से नहीं बचोगे, तुम्हारे साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग मरेंगे, लेकिन इस बात को तुम्हारा लीडर ही आकर कंफर्म कर सकता है। तो यंग मास्टर से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर आकर इतनी आसानी से जिंदा वापस जा पाओगे? आखिर तुम यहाँ पर एक गार्ड भी होते तब इवल एसोसिएशन की बिल्डिंग के
अंदर आने के बाद, हमारे सेक्टर के अंदर आने के बाद कोई भी जहाँ पर से जिंदा वापस नहीं जा सकता। और साथ ही उसके सोल्जर्स होते हैं उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं, वो अपनी तलवारें लेकर उन्हें चारों तरफ से घेर कर खड़े होते हैं। तो उन्हें आवाज आती है, तो वहां पर उसके ग्रैंडफादर यानी वूंग के ग्रैंडफादर और साथ ही जिसे मैं डीमन एम्परर कह रहा था, वो वहां पर आ जाता है। तो सेक्टर लीडर वहां पर आने के बाद कहते हैं कि यहीं पर रुक जाओ, सभी लोग शांत हो जाओ। तो सेक्टर लीडर वहां पर नीचे उतरते हैं और नीचे उतरने के बाद कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम म्यूरम अलायंस के एक गार्ड हो और तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो डोंगबैंग मुई। तुम्हारा डोंगबैंग मुई इसकी तरफ देखता है और कहता है क्या तुम यहाँ पर सेक्टर के लीडर हो। साथ ही सांगू से कहता है कि अब जबकि तुम यहाँ पर आ चुके हो तो मैं चाहता हूँ कि उस कमीने को भी बुला लो जिसका नाम टाक इल बी है, क्योंकि उसकी भी यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है, ताकि मैं यहाँ पर सारे के सारे काम को एक साथ ही खत्म कर दूं। तो सेक्टर लीडर उसे कहता है कि बताओ कि क्या तुम ही वो सीक्रेट एजेंट हो जिसने टाक इल बी का बाजू काटा था। सांगू से कहता है कि हाँ मैंने उसका बाजू काटा था। तो इसी के साथ ही डीमन एम्परर से कहता है कि आप बताओ कि तुम्हारा यहाँ पर आने का मकसद क्या है, तुम यहाँ पर क्यों आए और तुमने यहाँ पर आकर इवल एसोसिएशन को प्रोवोक क्यों किया, तुमने हमारा दरवाजा क्यों तोड़ा और तुम यहाँ पर हमें अपना टारगेट क्यों बना रहे हो। तुम्हारा सांगू से कहता है क्या तुम यहाँ पर नौटंकी कर रहे हो या फिर तुम्हें वाकई में कुछ पता नहीं होता कि तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स तुम्हारी नाक के नीचे क्या करते रहते हैं। तुम लोगों ने जिस लड़की को किडनैप किया है उस लड़की को जल्दी से वापस लेकर आओ। एक तो उस लड़की को यहाँ पर वापस लेकर आओ, दूसरी बात मैं बाद में करूंगा। तो ये बात सुनने के बाद हमारे सेक्टर लीडर जो होते हैं वो कहते हैं कि कौन सी लड़की, मुझे तो पता नहीं है। और साथ ही वो चीफ की तरफ देखते हैं और उसे कहते हैं चीफ प्रोटेक्टर यहाँ पर किस लड़की की बात कर रहा है। तो वो वॉइस ट्रांसमिशन को यूज करते हुए उसे कहता है कि प्लीज माय लॉर्ड माफ कर दीजिएगा, टाक इल बी प्रिंसेस होरियोंग और उसकी नौकरानी को किडनैप करके ले आया था। उसे लगता है कि डोंगबैंग मुई और इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है, इसी वजह से वो प्रिंसेस को किडनैप करके उससे नॉर्दर्न डेथ प्रिजन के अंदर उसने कैद कर दिया है और उसने मुझे आपको बताने से मना किया था। तो इस बात से हमारे सेक्टर लीडर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझसे इस तरह की बातें छुपाने की। फिर साथ ही उसे कहते हैं कि चलो जल्दी से आप खड़े हो जाओ। सांगू से कहता है कि अब जबकि ये बात कंफर्म हो चुकी है कि प्रिंसेस यहीं पर है तुम्हारे सेक्टर में, तो अब मुझे ये बताओ कि डैंग जियोमचू की फैमिली को किसने मारा था। तो ये बात सुनते ही वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर उस लड़की डैंग जियोमचू का नाम इस तरह से लेने की, तुम सिर्फ और सिर्फ एक लो लेवल के गार्ड हो। तुम्हारा सांगू से कहता है कि तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं किसका नाम यहाँ पर किस तरह से ले रहा हूँ। अब मुझे बस ये बताओ कि उसकी फैमिली को एक्सटर्मिनेट करने की वजह क्या थी और तुम लोगों ने यहाँ पर उसकी पूरी फैमिली को क्यों मारा था। तो ये बात सुनने के बाद सेक्टर लीडर से कहता है कि तुम तो वाकई में कमीने इंसान हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर आकर हमारे पर इस तरह के इल्जाम लगाओगे और हम लोग चुपचाप यहाँ पर इस बात को मान लेंगे। तुम्हारा सांगू इसी के साथ अपनी तलवार को घुमाकर वहां पर एक जबरदस्त स्ट्राइक लगाता है। तो वो स्ट्राइक जो होती है वहां पर पीछे उनकी जो बड़ी पैलेस वाली बिल्डिंग होती है उसकी तरफ होती है और बड़ी तेजी के साथ वो स्ट्राइक उड़ती हुई जाकर बिल्डिंग के ऊपर लगती है, जिसकी वजह से एक जबरदस्त धमाका आता है, पूरी बिल्डिंग टूट जाती है। सभी लोग घूमकर पीछे की तरफ देखते हैं तो वो सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं कि इसकी पावर लेवल्स तो वाकई में काफी ज्यादा इनक्रेडिबल हैं। तो सेक्टर लीडर उसे कहते हैं कमीने कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर अटैक करने की। तुम्हारा सांगू से कहता है कि क्या तुम यहाँ पर पैलेस में सभी लोगों को मरवाना चाहते हो या फिर मुझे सिर्फ और सिर्फ उन कल्प्रिट्स का नाम बताओगे जो लोग उस दिन उस एक्सटर्मिनेशन में शामिल थे। मुझे सिर्फ उन लोगों के सर चाहिए, एक टाक इल बी और साथ में वो लोग जो लोग डैंग जियोमचू की फैमिली के कातिल हैं। मैं बाकी के सभी लोगों को जिंदा छोड़ दूंगा। ये बात सुनते ही मास्टर जो होते हैं वो अपनी तलवार निकालकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे जैसा एक चूजा यहाँ पर आकर हमारी इवल एसोसिएशन को डरा धमका सकता है। और अपनी तलवार लेकर जैसे हमारे सांगू के ऊपर अटैक करते इसी के साथ ही वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है, क्योंकि हमारा सांगू जो होता है वो उसकी तलवार के अटैक को वहां पर ब्लॉक कर लेता है। तो ये देखने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि हमारे सेक्टर लीडर भी यहाँ पर इसकी तलवार के अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाए, यानी उसकी तलवार के साथ टकराकर सेक्टर लीडर पीछे की तरफ फट जाते हैं और वो काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इस लड़के ने मुझे पुश बैक कैसे कर दिया। इसका मतलब तो साफ साफ यही है कि ये लड़का मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तुम्हारा सांगू से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, पहले मुझे वजह बताओ कि तुमने डैंग फैमिली को क्यों खत्म किया, उसके बाद मैं यहाँ पर तुम्हें एक एक करके मारूंगा। तो सेक्टर लीडर उसे कहते हैं लेकिन तुम यहाँ पर जानना क्यों चाहते हो। तुम्हारा सांगू से कहता है कि मैं इसलिए जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ और तुम यहाँ पर इसलिए बताओगे क्योंकि तुम्हें बताना पड़ेगा। अब जल्दी से बकना स्टार्ट करो कि डैंग फैमिली को कंप्लीटली एक्सटर्मिनेट करने के पीछे तुम्हारी वजह क्या थी, आई डैंग फैमिली के लोगों को तुम लोगों ने क्यों मारा था। तो सेक्टर लीडर उसे कहते हैं कि यहाँ पर अगर मैं उसकी फैमिली को नहीं मारता तो फिर यहाँ पर मावेंग पैलेस या फिर माजे के लोग उसकी फैमिली को मार डालते, क्योंकि यहाँ पर उस लड़की के लिए सब कुछ हो रहा था, उस लड़की डैंग जियोमचू के लिए सब कुछ हुआ था। तो सेक्टर लीडर उसे कहते हैं कि वो लड़की डैंग जियोमचू जब वो 5 साल की थी उसी वक्त सभी लोगों को पता चल गया था कि वो एक बहुत ही बड़ी जीनियस होने वाली है, उसका दिमाग बहुत ज्यादा तेज चलता है, जिसकी वजह से मावेंग पैलेस के लोग और माजे के लोग उस लड़की को हासिल करने के लिए बार बार उनके सेक्टर में जाते थे, उसके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो उस लड़की को उनके हवाले कर दे। और अगर वो किसी के पास भी चली जाती, अगर वो मावेंग के पास जाती या माजे के पास जाती, तब भी यहाँ पर हमारी इवल एसोसिएशन को इससे बहुत ज्यादा खतरा होने वाला था, क्योंकि एक तेज दिमाग को हम लोग यहाँ पर अपने हाथों से कैसे जाने दे सकते थे। तो हम लोगों ने वहां पर मौके का फायदा उठाया और जाकर उसकी पूरी की पूरी फैमिली को मार डाला। हालांकि हम लोग उस लड़की को भी मारना चाहते थे लेकिन वो लड़की बचकर निकल गई। तो सेक्टर लीडर उसे कहते हैं लेकिन मुझे एक बात तो बताओ
बताओ कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला, क्योंकि हम लोगों ने तो वहां पर ये मिशन जो था इसे कंप्लीट सीक्रेसी में किया था और किसी को भी इस बारे में नहीं पता कि इविल एसोसिएशन के लोगों ने उसकी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय किया है। तो मासांगू से कहता है कि मुझे जल्दी से बताओ कि वो सभी लोग कौन थे, उस दिन कौन कौन सा सोल्जर वहां पर गया था, मुझे उन सभी के नाम चाहिए। सेक्टर लीडर उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर सभी लोगों के नाम जानने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें यहाँ पर स्टार्ट करना है तो सबसे पहले मुझसे शुरुआत करो, क्योंकि मैं पर्सनली वहां पर गया था और मैंने जाकर उसके फादर और उसके मदर को मारा था। मासांगू से कहता है कि बुड्ढे खुसट कहीं के परेशान मत हो, सबसे पहले मैं तुम्हें ही मारने वाला हूँ, तुम्हें मारने के बाद मैं बाकी सभी लोगों को भी मारूंगा, लेकिन अगर यहाँ पर तुम मुझे स्पेसिफिक नाम दे देते हो और उन सभी लोगों को यहाँ पर बाहर निकाल कर लाते हो तो मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को मारूंगा और बाकी सभी को जिंदा छोड़ दूंगा। सेक्टर लीडर उसे कहते हैं कि तुम वाकई में कमीने इंसान हो, तुम यहाँ पर आ तो गए हो लेकिन यहाँ पर से जा नहीं पाओगे। मैं ये तो मानता हूँ कि तुम्हारी पावर्स वाकई में काफी ज्यादा अच्छी हैं, लेकिन एक बार यहाँ पर इविल एसोसिएशन में आ गए तो यहाँ पर से जिंदा जाने के चांसेस 0 होते हैं। चाहे तुम्हारी पावर लेवल मुझसे ज्यादा ही क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर हमारे पास इतनी फोर्सेस हैं, इन सारी फोर्सेस अगर मिलकर भी तुम्हारे पर एक स्ट्राइक भी लगाएं तब भी तुम यहाँ पर बहुत ही जल्दी मरने वाले हो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 90 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा सांगो वाकई में यहाँ पर मरने वाला है या फिर वो पूरे के पूरे इविल एसोसिएशन को ही बर्बाद कर देगा।